अरे क्या है आज? गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं इन द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ इन द मैजिकल लेक्चर्स ऑफ एमजे स्टार सर। बच्चों, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं?
कि आप मुझे देख पा रहे हैं, जल्दी से एक बार बच्चों कमेंट सेक्शन में आप मुझे इंडिकेट कर दीजिए। फिर हम आज बच्चों एक बेहतरीन टॉपिक आपके सामने पेश करेंगे जिसका नाम है बच्चों मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, जिसको बच्चों काउंटर करंट मैकेनिज्म भी कहा जाता है, जिसको हम कह सकते हैं बच्चों निस्यंद को सांद्रित करने की क्रियाविधि या फिर उसको बच्चों प्रतिधारा क्रियाविधि भी कहा जाता है। लैंग्वेज को लेकर कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा बच्चों। क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? क्या आप मुझे देख सकते हैं? क्या आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं बच्चों उसी डिसिप्लिन के साथ? क्योंकि आज की जो हमारी क्लास है बच्चों वो बेहतरीन क्लास होगी। आज मैं आपको समझाऊंगा बच्चों कि काउंटर करंट मैकेनिज्म वाकई में होता क्या है। तो जल्दी से एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में इंडिकेट कर दीजिए, फिर आप कमेंट सेक्शन से दूर हो जाएंगे और आज की इस बेहतरीन क्लास के बच्चों फिर हम नॉन स्टॉप शुरुआत करना चाहेंगे। बच्चों मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं, बहुत कॉन्फिडेंस से कहना चाहता हूं कि मैक्सिमम बच्चों को अपने जीवन में पहली बार, हो सकता है पहली बार जो है काउंटर करंट मैकेनिज्म टॉपिक समझ में आएगा बच्चों। और देखिएगा आप एनसीईआरटी के एक एक लाइन का जो है धागा खोलकर रख देंगे, विश्वास मानिए। बस मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों, उस विश्वास के साथ जुड़ जाइए और यकीन रखिए ऑफलाइन को पूरा ऑनलाइन में आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है बच्चों करियरविल परिवार। तो पूरी मेहनत के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करें उससे पहले बच्चों मैं आपको हल्का सा एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि हमने इस चैप्टर में अभी तक क्या पढ़ा है। मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों, बेहतरीन क्लास है, सुनेंगे बच्चों। हमने एक चैप्टर की शुरुआत की थी बच्चों जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। मैंने आपको बच्चों ये बताया था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का मकसद होता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बेटा ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करना। मैंने आपको शब्द समझाए थे बच्चों, हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है। कि बेटा आज का ये जो टॉपिक है ये पूरा उसी पर निर्भर करता है कि आपको समझ में आएगा या फिर नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, पहले जल्दा सा कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मैं आपसे पूछ लेता हूं और उसके बाद जो है फिर हम इस टॉपिक को समझ लेंगे बच्चों। विश्वास मानिए आज आपको प्यार हो जाएगा बच्चों, टॉपिक से भी, एमजे सर से भी, पर मकसद है आपको मां से प्यार होना चाहिए। तो बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे बच्चों, मेरे साथ जुड़ जाइए। एक बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूं बच्चों, हाइपोटोनिक किसे कहते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है। एक बार रिवाइज करते हैं बच्चों, समझिए। मान लेते बेटा इस तरह से ये हमारा ब्लड प्लाज्मा है, रिवाइज करवा रहा हूं बच्चों, ध्यान सुनिएगा। मान लेते बच्चों ये ब्लड प्लाज्मा है। हमारे ब्लड प्लाज्मा में जो नॉर्मल सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है, याद कीजिए बेटा सॉल्यूट कंसंट्रेशन यानी मैं ऑस्मोलैरिटी की बात कर रहा हूं। ब्लड प्लाज्मा की नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी होती है बेटा 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब समझते हैं बच्चों, मान लेते हैं ये तीन अलग अलग और सॉल्यूशन है। बेटा आज का लेक्चर इन कंसेप्ट्स पर डिपेंड करता है, बेहतरीन टॉपिक है, ध्यान सुनिए बच्चों, ध्यान सुनिएगा। बेटा देखिए मान लेते हैं अगर ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी सॉल्यूट कंसंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा के बराबर है बच्चों, मान लेते हैं सॉल्यूट कंसंट्रेशन यानी कि ऑस्मोलैरिटी ब्लड प्लाज्मा के बराबर है, तो इसको आप कहोगे बच्चों आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। कंसेप्ट को समझिए, बेहतरीन क्लास है बच्चों, समझिए। अगर मान लेते बेटा ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बेटा ब्लड प्लाज्मा से ज्यादा है, बेटा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, इसमें नमक जो है वो ज्यादा है, इसमें सॉल्ट जो है वो ज्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ज्यादा है, यानी इसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, तो इसको ब्लड प्लाज्मा के कंपेयर में हम कहेंगे बेटा अति सांद्रित, यानी इसको हाइपरटोनिक कहा जाएगा। और समझिए बेटा अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी सॉल्यूट कंसंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा से कम है तो उसको कहा जाएगा बेटा हाइपोटोनिक। बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे बच्चों। और एक चीज समझिए, आज के इस लेक्चर में मैं आपको टॉपिक समझाने के लिए बच्चों ये शब्द कई बार लिखूंगा, स्मॉल एच मतलब हाइपोटोनिक और कैपिटल एच मतलब हाइपरटोनिक। और याद कीजिए बच्चों, जहां जहां नमक वहां वहां पानी होता है। बेटा नमक जो है वो पानी, बेटा समझें, पानी जो होता है वो नमक की तरफ जो है अपने आप ऑस्मोसिस की मदद से मूव कर जाता है। तो आज के में ध्यान सुनिएगा बेटा, पानी हमेशा जो है वो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ जाएगा। मकसद बच्चों सिर्फ टॉपिक पढ़ाना नहीं है, मकसद है आपको टॉपिक समझाना। बेटा कहने को तो एनसीईआरटी की बस 10-15 लाइनें हैं, पर उन 10-15 लाइनों को समझने के लिए हम यहां पर आधा घंटा खर्च करने को तैयार हैं। मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों, तन मन के साथ जुड़ जाइए। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक का। पहले बेस समझिए बच्चों,
ये तो समझ में आ गया बच्चों। अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है, अगर ऑस्मोलैरिटी कम है, नमक कम है, तो उसको हाइपोटोनिक कह दीजिए। अगर सॉल्यूट ज्यादा है, नमक ज्यादा है, तो उसको हाइपरटोनिक कह दीजिए। और कंसेप्ट बच्चों, जहां जहां नमक वहां वहां पानी, यानी ध्यान रखना बच्चों, वाटर हमेशा हाइपो से हाइपर की तरफ जाएगा। पर अगर आपसे मैं पूछूं बच्चों कि सॉल्ट का डिफ्यूजन कहां होगा, सोडियम क्लोराइड का डिफ्यूजन कहां होगा, तो आपको पता है बच्चों, सॉल्ट हमेशा खुद की हाई कंसंट्रेशन से खुद की लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज होना चाहता है। तो बेहद इंपॉर्टेंट बच्चों, ये जो मैंने आपके सामने बनाया है, ये इस टॉपिक की जान है बच्चों। मैं आपको समय देना चाहता हूं, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ये चीज क्लियर होनी चाहिए बच्चों। ध्यान रखना बच्चों, आज की क्लास में पानी हमेशा हाइपो से हाइपर की तरफ जाएगा, और जो नमक है बेटा वो हमेशा हाइपर से हाइपो की तरफ जो है वो डिफ्यूज हो जाएगा अपने आप। बेटा दोनों ही पैसिव प्रोसेस हैं, थोड़ा समय लीजिए इत्मीनान से बच्चों, इसको एक बार आप याद करने की कोशिश कीजिए, फिर आपके लिए टॉपिक बेहद आसान कर देंगे आपके एमजे सर बच्चों। और बच्चों पूरी मेहनत कर रहे हैं, आपको पता है बच्चों, टेलीग्राम चैनल पर बच्चों के कहने पर मैंने उसकी सेटिंग्स भी चेंज कर दी हैं। अब जो वहां पर मैं नोट्स शेयर करता हूं बच्चों, उन पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, उनका आप सेव भी कर सकते हो, आप शेयर भी कर सकते हो, उनका प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हो बच्चों। तो विश्वास मानिए, नोट्स को लेकर दिमाग में कोई संदेह मत रखिए, आपके एमजे सर आपके लिए प्रॉपर नोट्स तैयार कर रहे हैं बच्चों, और क्लास के अंदर भी जो है इत्मीनान से हम पूरे नोट्स इन्वॉल्व कर रहे हैं बच्चों। तो बस समय आ गया है यहां लिखने का। तो आज के इस टॉपिक का ये जो बेस पोर्शन है, ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। मैं समय दे रहा हूं, इसको एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए बच्चों। यानी पानी जो है वो हमेशा हाइपो से हाइपर की तरफ ऑस्मोसिस से मूव कर जाएगा, और जो सॉल्ट है ना बेटा, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे सोडियम क्लोराइड है, वो हाइपर से हाइपो की तरफ जो है सिंपल डिफ्यूजन से मूव कर जाएंगे। ये आज के इस टॉपिक का कंसेप्ट है। अब देखिए बच्चों, हमने पिछली क्लास में एक बेहतरीन टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। हमने डिस्कस किया था बच्चों मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मैं आपको थोड़ा समय देना चाह रहा हूं बच्चों, एक बार आप उसके बारे में सोच लीजिए। मैं आपको समय दे रहा हूं बच्चों, आप रिजल्ट दीजिएगा। मैं आपको समय दे रहा हूं बच्चों, आप सोच लीजिए। थोड़ा सोचिए बच्चों, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सोचिए बच्चों, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। मैं आपको समय देना चाहता हूं, दो बातें जरूर याद रखिए बच्चों। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले परमेबल ओनली फॉर वाटर, और याद कीजिए असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले परमेबल ओनली फॉर सॉल्ट्स यानी इलेक्ट्रोलाइट। बेटा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से पानी निकलेगा, वो तो पैसिवली निकलेगा। याद कीजिए असेंडिंग लिम्ब से सॉल्ट निकलेगा, पर बताया था मैंने आपको थिन सेगमेंट से पैसिवली निकलेगा बच्चों, और थिक सेगमेंट से एक्टिवली निकलेगा। वो आज हमारे काम आएगा। और पूरे टॉपिक में बेटा याद करने की कोशिश कीजिए, यूरिया को हमने 3 जगह पढ़ा था, टॉपिक समझने के लिए वो कंसेप्ट काम आएगा बच्चों। याद कीजिए, पीसीटी से यूरिया रीअब्सॉर्ब भी करेंगे, और जाते जाते पीसीटी में सिक्रीट भी करेंगे। और याद कीजिए कलेक्टिंग डट का जो लास्ट पार्ट होता है, वहां से थोड़ी बहुत मात्रा में हम यूरिया का रीअब्सॉर्प्शन भी करते हैं। अगर ये आपको याद है बच्चों, तो आज का लेक्चर आपके लिए बेहद आसान होने वाला है। बच्चों क्या आप तैयार हैं इस टॉपिक को समझने के लिए? कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना है, अपने मन में अपने आप को तैयार करना है। अगर आप तैयार हैं तो मैं टॉपिक शुरू करता हूं बच्चों। एनसीईआरटी का हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। एनसीईआरटी का वहां पर पूरा एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, एनसीईआरटी का चित्र बना हुआ है, वो मैं आपके सामने पेश करूंगा बच्चों। बच्चे टेलीग्राम चैनल के बारे में पूछ रहे हैं, मैं बता चुका हूं, मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, बायोलॉजी अंडरस्कोर बाय अंडरस्कोर एमजे अंडरस्कोर स्टार। बच्चों मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको इस नाम से मिल जाएगा, बायोलॉजी बाय एमजे स्टार। इस पे आप जुड़ जाइए बच्चों, सारे के सारे नोट्स जो हैं बेहतरीन तरीके से आपको मिल जाएंगे बच्चों। आज का लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे, रफ्तार बहुत धीमे रखेंगे, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना है बच्चों। आप कमेंट सेक्शन से दूर हो जाइए। शुरू करते हैं बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं बच्चों, इस हेडिंग का मतलब क्या है, समझते हैं।
ये हेडिंग ये समझाना चाहता है कि हम अपने फिल्ट्रेट को आखिर कॉन्सेंट्रेट किस मैकेनिज्म से कर सकते हैं। पहले तो समझिए फिल्ट्रेट किसे कहते हैं, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा बच्चों। पहले समझिए फिल्ट्रेट किसे कहते हैं। जो ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल में छनकर आता है बेटा, जो बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे बच्चों, विश्वास मानिए, जो ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल में फिल्टर होकर आता है उसी को तो हम कहते हैं बच्चों फिल्ट्रेट। जो निस्यंदन से आया है उसी को तो निस्यंद कहते हैं बेटा। ध्यान से सुनिएगा, जो फिल्टर होकर आया है बोमेंस कैप्सूल की कैविटी के अंदर या फिर मैं कह सकता हूं नेफ्रॉन के अंदर, उसे हम कहते हैं बेटा फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट वर्ड तो आपको समझ में आ गया। अब समझिए बच्चों, ये जो फिल्ट्रेट है यही बेटा आगे चलकर, यही जो फिल्ट्रेट है बेटा, ये बाकी के 2 स्टेप जब हो जाएंगे, इसमें से रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, इसमें से ट्यूबुलर सिक्रेशन हो जाएगा, और यही फिल्ट्रेट जब फाइनली कलेक्टिंग डक्ट के एंड वाले पार्ट पर पहुंचेगा तो यही आगे चलकर क्या बनकर निकलेगा बच्चों, यूरिन बनकर निकलेगा। दैट्स इट। आराम से पढ़ेंगे बच्चों। एक चीज समझिए बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा, पहले हेडिंग समझिए। फिल्ट्रेट का मतलब क्या है बच्चों, जो ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल में फिल्टर होकर आया है, यानी जो नेफ्रॉन के अंदर बेटा फिल्टर होकर आया है, उसे हम कहेंगे ना बच्चों फिल्ट्रेट। जो फिल्टर होकर आया उसे आपने कह दिया फिल्ट्रेट। अब बेटा समझिए, यही जो फिल्ट्रेट है, यही फिल्ट्रेट जब नेफ्रॉन में आगे बढ़ेगा बच्चों, जब इसमें से रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा और ट्यूबुलर सिक्रेशन हो जाएगा, तो यही फिल्ट्रेट आगे चलकर लास्ट में यूरिन बनकर बाहर निकलेगा। यानी बेटा फिल्ट्रेट जो है आगे चलकर यूरिन बनेगा। तो अगर मैं कह रहा हूं हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, तो मैं इसको ये भी तो नाम दे सकता हूं बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ये नाम भी तो दे सकते हैं बच्चों। बेटा जो चीज आप फिल्ट्रेट के साथ करोगे वही चीज जो है आपके यूरिन के साथ हो जाएगी ना बच्चों। अगर आप अपने फिल्ट्रेट को डाइल्यूट करोगे, बेटा समझिए उसी फिल्ट्रेट को आगे चलकर यूरिन बनकर निकलना है। बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे बच्चों। बेटा जो फिल्ट्रेट है वही आगे चलकर यूरिन बनकर निकलेगा। तो जैसा सलूक आप अपने फिल्ट्रेट के साथ करोगे वही तो यूरिन के साथ करोगे ना बच्चों। तो अगर आप अपने फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो, इसका मतलब है आप यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो, यह मतलब बच्चों। और एक चीज समझिए, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने का क्या मतलब है कि यूरिन के अंदर जो है बेटा पानी जो है वो क्या जाना चाहिए, कम जाना चाहिए। याद कीजिए, अगर यूरिन में पानी ज्यादा जाएगा तब तो वो डाइल्यूट हो जाएगा ना बच्चों। ये तो समझ में आ रहा है बच्चों कि तरल क्या होता है और सांद्रित क्या होता है बच्चों, ये समझ में आना चाहिए। वापस समझाता हूं बेटा, जो नेफ्रॉन में फिल्टर होकर आया है, आराम से पढ़ रहे हैं, उसे फिल्ट्रेट कहते हैं बच्चों। जो नेफ्रॉन में फिल्टर होकर आया है उसे फिल्ट्रेट कहेंगे। यही फिल्ट्रेट बेटा आगे चलकर यूरिन बनकर निकलेगा। तो जो चीज आप अपने फिल्ट्रेट के साथ करोगे, इसका मतलब वही चीज आप अपने यूरिन के साथ करोगे ना बच्चों। जो चीज आप फिल्ट्रेट के साथ करोगे वही चीज आप यूरिन के साथ करोगे। तो अगर आप फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो, मतलब आप यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो। और यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने का मतलब क्या है कि यूरिन में पानी कम जाना चाहिए। और समझिए, अगर यूरिन में पानी कम जाएगा इसका मतलब शरीर में पानी बचेगा बच्चों। तो इस मैकेनिज्म का एक और नाम हो सकता है द मैकेनिज्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो मैंने लिखा है बेटा, या तो आप मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट कह दो, एनसीईआरटी का हेडिंग, या फिर आप कह सकते हो मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, या फिर आप कह सकते हो बच्चों मैकेनिज्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर। बेटा ये है पानी बचाओ आंदोलन। ये है क्या बच्चों, पानी बचाओ आंदोलन, ऐसा कुछ। अब पहले बच्चों यहां पर हम कुछ फैक्चुअल बातें करते हैं, ध्यान सुनना, समझें। अगर आप अपने फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो ताकि आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाए, तो उसके लिए बच्चों हमारी किडनी के अंदर एक बहुत ही शानदार मैकेनिज्म चलता है जिसे हम कहते हैं बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म, प्रतिधारा क्रिया विधि, उसे कहा जाता है बच्चों काउंटर करंट मैकेनिज्म। पहले बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म का जो है हेडिंग समझिए। पहले आप काउंटर करंट मैकेनिज्म का हेडिंग समझिए बच्चों। करंट का मतलब होता है बहना, फ्लो। जैसे फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। बेटा फ्लो ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर करंट। बेटा करंट का मतलब होता है धारा यानी कि बहना। काउंटर का मतलब होता है बेटा प्रति यानी ओपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि मान लेते हैं पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर अटैक किया, तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर काउंटर अटैक किया। आपने जो है मुझ पर स्ट्राइक किया तो मैंने आप पर काउंटर स्ट्राइक किया। तो समझे बेटा ये ऐसा मैकेनिज्म है, पूरे टॉपिक का बेहतरीन धागा खोलेंगे बच्चों। ये ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें चीजें ओपोजिट डायरेक्शन में बहती होंगी, उसे हम कहेंगे काउंटर करंट।
मैंने कहा ये ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें चीजें ओपोजिट डायरेक्शन में बहती होंगी। अब बेटा वो कौन सी चीजें हैं वो समझिए। वो दो चीजें हो सकती हैं, फिल्ट्रेट हो सकता है और ब्लड हो सकता है। एक चीज समझना बच्चों, ये जो हमारा नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर तो क्या फ्लो करेगा बच्चों? फिल्ट्रेट। और आप देखिए उसके चारों तरफ जो है ये हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं। और बेटा ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या फ्लो करेगा? ब्लड फ्लो करेगा। तो बेटा आज के इस टॉपिक में हम दो चीजों की बात करेंगे ना बच्चों। नेफ्रॉन के अंदर जो बहेगा वो तो फिल्ट्रेट कहलाएगा, और ब्लड वेसल्स के अंदर जो बहेगा वो तो ब्लड कहलाएगा। अब कमाल की बात है बेटा, ये ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें ये जो दो चीजें हैं ये ओपोजिट डायरेक्शन में बहती हैं, इसलिए इसको काउंटर करंट कहते हैं। पर बेटा यहां पर आप एक खूबसूरती समझिए, ये है बेटा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये है बेटा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और कमाल की बात देखिएगा, जो वासा रेक्टा बनती है, व्हाट इज वासा रेक्टा बेटा? लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ जो स्ट्रेट ब्लड कैपिलरी होती है। ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां इफरेंट आर्टेरियोल से ऐसे वासा रेक्टा बनी है, तो बेटा ब्लड ऐसे आएगा ना। तो ये है बेटा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, तो इधर होगी ना मेरे बच्चों असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। आराम से समझिए बच्चों, ये है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो बेटा ये है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, तो ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। अब समझिए लूप ऑफ हेनले के अंदर तो बच्चों फिल्ट्रेट बहेगा, जबकि वासा रेक्टा के अंदर जो है ब्लड बहेगा। अब समझिए इसको काउंटर करंट क्यों कहा जाता है। ध्यान से देखना बेटा, यहां पर जो चीजें वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। आप देखिए जैसे कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट आएगा बेटा ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ। आइला काउंटर करंट, ऑपोजिट डायरेक्शन। ये समझ में आ गया बच्चों? फिर ध्यान से देखिए, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में ब्लड जाएगा नीचे की तरफ, जबकि असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में ब्लड जाएगा ऊपर की तरफ। आइला काउंटर करंट। डू नॉट फोकस ऑन आइला, फोकस ऑन काउंटर करंट। और ध्यान से देखिए बेटा, अरेंजमेंट कुछ ऐसा है बच्चों कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के बगल से गुजरती है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। आइला काउंटर करंट। मुस्कुराहट के साथ पढ़ रहे हैं। और देखिए बेटा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के बगल में गुजरती है असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। आइला काउंटर करंट बच्चों। तो इसका मतलब बच्चों एक काउंटर करंट मैकेनिज्म में टोटल कितने काउंटर करंट देखने को मिलते हैं बेटा? 4 काउंटर करंट देखने को मिलते हैं। व्हाट इज काउंटर करंट? ऑपोजिट डायरेक्शन में बहना। बेटा एक तो लूप ऑफ हेनले के दोनों लिम्ब के बीच में काउंटर करंट है, एक बेटा वासा रेक्टा के दोनों लिम्ब के बीच में काउंटर करंट है। और देखिए डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग वासा रेक्टा, काउंटर करंट। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग वासा रेक्टा, काउंटर करंट। तो उम्मीद करता हूं काउंटर करंट का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब मैं वापस आपको टॉपिक पर ले चलता हूं। ध्यान सुनिए बेटा, समझिए फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट करने का मतलब है यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना। और अगर आप यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो तो आपको एक मैकेनिज्म चलाना पड़ेगा बच्चों, वो है काउंटर करंट मैकेनिज्म। और काउंटर करंट मैकेनिज्म बेटा दो स्ट्रक्चर बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, एक तो लूप ऑफ हेनले और एक वासा रेक्टा। तो मैंने लिखा है बच्चों, काउंटर करंट मैकेनिज्म में लूप ऑफ हेनले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और वासा रेक्टा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो अभी मैं आपको समझाऊंगा बच्चों। क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिए बच्चों, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आना चाहिए। बेटा यही सवाल कई बार आ चुका है, व्हाट विल हैपन इफ द लूप ऑफ हेनले इज रिमूव्ड फ्रॉम द नेफ्रॉन। बेटा मैंने आपसे क्या कहा, अगर आपको अपने फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट करना है, अगर आपको अपने यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना है तो काउंटर करंट मैकेनिज्म चलाना पड़ेगा। अभी काउंटर करंट मैकेनिज्म समझाऊंगा, आपके लिए हलवा कर दूंगा, पर उससे पहले बेटा क्वेश्चन समझ लेते ना। सीधे क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा वो समझिए। मैंने आपसे क्या कहा बच्चों, अगर आप अपने फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो तो काउंटर करंट मैकेनिज्म चलाना पड़ेगा। काउंटर करंट मैकेनिज्म में लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा, अगर लूप ऑफ हेनले रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा? तो बेटा आंसर जो है दो हो सकते हैं ना। आप सोचिए, अगर लूप ऑफ हेनले रिमूव कर दिया तो काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं चलेगा, और काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं चलेगा तो आपका जो फिल्ट्रेट है, जो आपका यूरिन है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा, या फिर मैं कह सकता हूं वो डाइल्यूट हो जाएगा ना बच्चों।
तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है, मैं टॉपिक पूरा समझा दूंगा पर सवाल यही आएगा बच्चों, व्हाट विल हैपन इफ द लूप ऑफ हेनले इज रिमूव्ड। तो आंसर दो हो सकते हैं, या तो आप कह देना कि हमारा फिल्ट्रेट यूरिन कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा, या फिर आप कह देना कि हमारा फिल्ट्रेट और यूरिन जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। बेटा फिजियोलॉजी चल रही है, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा। सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट जवाब लिख रहे हैं। मोहम्मद हसन ने सही जवाब लिखा है, शीतल ने सही जवाब लिखा है, मुंजीरा ने सही जवाब लिखा है, हर्षवर्धन ने सही जवाब लिखा है। तो बेटा सभी बच्चे सही जवाब लिख रहे हैं, बशर्ते आपको इत्मीनान से सुनना होगा। वापस से बोल रहा हूं बच्चों, आपकी आत्मा जानती है बहुत इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं मुझे सर, तो वापस बोल रहा हूं बेटा, अगर आपको फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट करना है तो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना है तो काउंटर करंट मैकेनिज्म चलाना है, काउंटर करंट मैकेनिज्म चलाने के लिए लूप ऑफ हेनले और वासर एक्टा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे। तो अगर लूप ऑफ हेनले और वासर एक्टा नहीं होंगे तो काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं चलेगा, तो हमारा फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा, या फिर हम कह सकते हैं डाइल्यूट हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज समझिए, पिछली क्लास में मैंने आपसे क्या कहा था बच्चों कि नेफ्रॉन दो टाइप के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन। आपसे एक और सवाल पूछता हूं बेटा, मैंने आपसे क्या कहा कि काउंटर करंट मैकेनिज्म चलाना है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और मुझे याद करके बताइए कि लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा वेल डेवलप्ड बेटा कॉर्टिकल नेफ्रॉन में होते हैं या फिर जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन में? मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से मुझे जवाब लिखकर बताइए बच्चों, बहुत इत्मीनान से पढ़ाऊंगा बच्चों। मुझे इतना बता दीजिए कि काउंटर करंट मैकेनिज्म चलाना है तो लूप ऑफ हेनले वासा रेक्टा वेल डेवलप होनी चाहिए, और ये वेल डेवलप बच्चों कॉर्टिकल नेफ्रॉन में होते हैं या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में? मुझे इतना बता दीजिए। बच्चों का सही जवाब आ रहा है, आप बिल्कुल सही जवाब लिख रहे हैं, जक्स्टा मेडुलरी। नवीन ने सही जवाब लिखा है, हर्षवर्धन ने सही जवाब लिखा है, तरुण ने सही जवाब लिखा है, चांदनी ने सही जवाब लिखा है, अश्विनी ने सही जवाब लिखा है, प्रिया ने सही जवाब लिखा है, रोहित ने सही जवाब लिखा है, आमिर ने सही जवाब लिखा है, सचिन ने सही जवाब लिखा है, उमेर ने सही जवाब लिखा है, सत्यम ने सही जवाब लिखा है, खुशी ने सही जवाब लिखा है, आदित्य ने सही जवाब लिखा है, सिद्धि ने सही जवाब लिखा है, सौरभ ने सही जवाब लिखा है, इमरान ने सही जवाब लिखा है, आयुष ने सही जवाब लिखा है, शीतल ने सही जवाब लिखा है, ईशा ने सही जवाब लिखा है, अदिति ने सही जवाब लिखा है, रागिनी ने सही जवाब लिखा है, अन्वेषा ने सही जवाब लिखा है। तो मैं आपको यही तो समझा रहा हूं बच्चों, बस विश्वास रखिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, एमजे सर आपको मां तक छोड़कर आएंगे। तो बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे। तो एक बात तो कंफर्म बच्चों, अगर आप फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो तो काउंटर करंट मैकेनिज्म चलाना पड़ेगा। काउंटर करंट मैकेनिज्म चलने के लिए हमारा जो है लूप ऑफ हेनले वासा रेक्टा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और ये वेल डेवलप होते हैं बच्चों किसके अंदर? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो एक बात तो कंफर्म हो चुकी है, काउंटर करंट मैकेनिज्म कौन से नेफ्रॉन में चलेगा बच्चों? जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन। तो आप देखिए मैंने आपके सामने यहां पर बच्चों जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन बना रखा है, याद कीजिए पिछली क्लास, याद कीजिए बेटा। जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन आप समझिए ये कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, रीनल कॉर्टेक्स, और यहां से लेकर यहां तक ये रीनल मेडुला है। याद कीजिए जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन में बेटा जो बोमेंस कैप्सूल है, जो पीसीटी और डीसीटी है वो तो कॉर्टेक्स में होंगे, पर याद कीजिए इनके लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होते हैं और वो मेडुला में डीपली सिचुएटेड होते हैं। और यहां पर देखिए बेटा कलेक्टिंग डक्ट को अलग कलर से बनाया क्योंकि वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है। अब देखिए मैंने क्या किया बच्चों, मैंने कलर भी चेंज नहीं किया बेटा, मैंने आप ध्यान से देखिए मैंने सेम जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन यहां पर आपके सामने ड्रॉ कर दिया है। अब कमेंट सेक्शन से दूर हो जाइए। मैंने आपके सामने बच्चों देखिए जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन बनाया है, कलर भी सेम रख रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखो। ये जो मैंने व्हाइट कलर की लाइन बनाई है वो ये जा रही बच्चों, ये वाली लाइन, और देखो इसके ऊपर जो है वो कॉर्टेक्स है, नीचे जो है वो मेडुला है। आराम से पढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिए बेटा, चाहे बोमेन कैप्सूल हो, चाहे पीसीटी हो, चाहे डीसीटी हो, ये तो हमेशा कॉर्टेक्स में होते हैं। और देखिए इनके लूप ऑफ हेनले जो है वो लॉन्ग है बच्चों, तो वासा रेक्टा भी वेल डेवलप है। और लूप ऑफ हेनले कहां है बच्चों? वो मेडुला के अंदर डीपली सिचुएटेड होते हैं। आराम से समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां से लेकर यहां तक ये मेडुला है, पर देखो मैंने मेडुला को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो बेटा ये वाला ये कहलाएगा आउटर मेडुला और ये कहलाएगा इनर मेडुला। बेटा ध्यान से देखो ना, यहां से लेकर यहां तक अगर ये मेडुला है तो ये आउटर मेडुला और ये इनर मेडुला। देखिए सेम चीज लिखी है मैंने, यहां से लेकर यहां तक पूरा मेडुला बेटा, तो ये वाला पोर्शन कहलाएगा आउटर मेडुला और ये कहलाएगा इनर मेडुला। ये भी समझ में आ रहा बच्चों?
अब यहां पर बच्चों कुछ बातें हम याद करने की कोशिश करते हैं, समझना। ये कहलाएगा बेटा कॉर्टिकल इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये कहलाएगा मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अभी कुछ बातें रट लेते हैं बच्चों, बाकी जब समझेंगे 2 मिनट में टॉपिक याद हो जाएगा। तो बेटा ध्यान से देखिए, ये कहलाएगा बच्चों कॉर्टिकल इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये कॉर्टेक्स वाला है बच्चों। ये कहलाएगा बच्चों मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये मेडुला वाला कहलाएगा। अब कुछ बातें समझते हैं, कुछ बातें रटते हैं बच्चों। हमारा जो ब्लड होता है ना बच्चों, उसकी नॉर्मल ऑस्मोलिटी यानी सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और बेटा जो कॉर्टेक्स वाला फ्लूइड होता है ना, इसकी ऑस्मोलिटी भी ब्लड प्लाज्मा के बराबर होती है, यानी 300। यानी बेटा कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो 300 है। पर एक चीज समझिए, जैसे जैसे हम मेडुला में अंदर जाते हैं ना बच्चों, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती है वो समझाऊंगा, फिलहाल रटना है बच्चों। जैसे जैसे हम मेडुला में अंदर जाएंगे, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ रही है। आप देखो बेटा यहां 300 है, तो 400, 500, 600, 700 और कहां तक पहुंच जाते हैं हम इनर मेडुला में, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ऐसा कुछ। तो मैं ये भी कह सकता हूं बच्चों, कॉर्टेक्स वाले फ्लूइड में 300 है, आउटर मेडुला में 300 से लेकर 600 मान लो, और इनर मेडुला में बेटा 700 से लेकर 1200 मान लो। नहीं समझो, अगर हम ह्यूमन की बात करें बच्चों, यहां पर इस पॉइंट पर, बिल्कुल इस पॉइंट पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी होगी बेटा, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और एक चीज समझिए, जिसके मेडुला में जितनी मैक्सिमम सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी ना बच्चों, वो एनिमल एट द मैक्स उतना ही कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकता है। तो मैं एनसीईआरटी के उस पैराग्राफ की पहली लाइन से शुरुआत करता हूं, ध्यान सुनिएगा। एनसीईआरटी क्या कहती है बच्चों, ह्यूमन बींग्स हैव ए सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू प्रोड्यूस हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। बेटा हमारे अंदर ये एबिलिटी है कि हम हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। शब्दों को ध्यान से सुनिए, हमेशा करेंगे ये जरूरी नहीं है बच्चों। आपको यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत तब पड़ेगी जब शरीर में पानी कम हो जाएगा, या फिर मैं कह सकता हूं बॉडी से वाटर का लॉस होगा, तब ना बच्चों। आप समझिए बच्चों, जिस समय आप पानी ज्यादा पियोगे उस समय उस पानी को तो बाहर निकालना है, तो उस समय हम यूरिन को कॉन्सेंट्रेट क्यों करेंगे? उस समय तो यूरिन डाइल्यूट होगा ना बच्चों। जब पानी ज्यादा पीते हैं तो यूरिन भी तो ज्यादा बनता है, तो उस समय थोड़ी ना बच्चों हम यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो समझिए हमारे अंदर ये एबिलिटी है, वर्ड को ध्यान से पकड़िए बच्चों, यानी मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन, हमारे अंदर ये एबिलिटी है कि हम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। हर बार करेंगे जरूरी नहीं बच्चों। यानी समझिए, अगर शरीर में पानी ज्यादा है तो हम डाइल्यूट यूरिन निकालेंगे, पर अगर शरीर में पानी कम हो जाएगा तो उस समय बच्चों हमें पानी बचाओ आंदोलन चलाना पड़ेगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म चलाना पड़ेगा। उस समय हम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। और कुदरत ने हमें यह एबिलिटी दी है कि हम इनिशियल फिल्ट्रेट की तुलना में 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। एनसीईआरटी में लास्ट का स्टेटमेंट है बच्चों, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था बच्चों, हमारा जो फिल्ट्रेट होता है इट इज आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। याद कीजिए, ये आइसोटोनिक होता है बच्चों, आइसोटोनिक। ब्लड प्लाज्मा 300 है तो ये भी 300 है। अब एनसीईआरटी क्या कहती है, हम जो है ना बेटा, हम जो है इनिशियल फिल्ट्रेट से 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। और 300 का 4 टाइम्स हो जाएगा बेटा 1200। तो कंसेप्ट समझिए ना, जिस एनिमल की इनर मेडुला में जितनी सॉल्ट कंसंट्रेशन होगी वो एट द मैक्स उतना ही कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकता है। पर हर बार हम 1200 वाला करें वो भी जरूरी नहीं है, वो तो तब करेंगे जब शरीर में पानी बहुत कम हो जाएगा। तो यहां से कंसेप्ट समझ में आ गया बच्चों। तो मैं कह सकता हूं बच्चों कि जो रेगिस्तान में जो जानवर रहते हैं, जैसे बच्चों अगर हम कैमल की बात करें, कंगारू रैट की बात करें, इनमें पानी बहुत कम होता है बच्चों, तो इनको तो और पानी बचाना है, तो इनका तो यूरिन और कंसंट्रेट होना चाहिए। तो इनमें क्या होता है बच्चों, इनमें जो मेडुला वाला पोर्शन है ये और लंबा हो जाएगा ना, सोचो ना आप, क्योंकि मेडुला वाला पोर्शन और लंबा हो जाएगा तो इनमें इनर मोडल मेडुला में सॉल्ट की कंसंट्रेशन और ज्यादा हो जाएगी। तो इनके लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा और लंबे हो सकेंगे, और लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा जितने लंबे हो जाएंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म उतना एफिशिएंटली चलेगा, वो ऑर्गेनिज्म उतना ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर पाएगा, वो उतना ही ज्यादा जो है अपने समय में शरीर में पानी बचा पाएगा। तो मैं कह सकता हूं आपके यूरिन का कॉन्सेंट्रेट होना वो लूप ऑफ हेनले की लेंथ पर भी डिपेंड करता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी कर लेना बच्चों। अगर मान लो आपको मैं 2-3 किडनियां बनाकर दे दूं और जिसमें आपको मेडुला वाला पोर्शन जितना बड़ा दिख जाए, जिसमें लूप ऑफ हेनले जितने लंबे दिख जाएं, इसका मतलब वो जानवर जो है उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर पाएगा, ऐसा कुछ। अभी तो बच्चों बस इसको हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी टॉपिक मैं आपको समझा दूंगा। मैंने इकोलॉजी का कंसेप्ट भी यहां पर छेड़ दिया थोड़ा सा।
अब मैं टॉपिक शुरू करता हूं बच्चों, समझते हैं। एक चीज समझना, हमारा मकसद है हमारा यूरिन कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। अब 2 मिनट में देखिए कैसे खत्म होगा। हमारा मकसद है, जो मैं फिर दोहराता हूं, जीवन में पहली बार समझ में आएगा, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड समझने की कोशिश कीजिए। बेटा समझिए, हमारा मकसद क्या है, यूरिन कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। बेटा अगर आप चाहते हो यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो, इसका मतलब यूरिन में पानी कम जाना चाहिए, और यूरिन में पानी कम जाना चाहिए इसका मतलब हमें नेफ्रॉन से ज्यादा पानी रीअब्सॉर्ब करना है बच्चों, क्योंकि नेफ्रॉन में जो है वही तो आगे चल के यूरिन बन रहा है। टॉपिक को समझिए बच्चों। अगर आप चाहते हो पानी बचाओ आंदोलन, आप चाहते हो फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट हो ताकि यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो। यूरिन कॉन्सेंट्रेट करने का मतलब है बच्चों, यूरिन कॉन्सेंट्रेट करने का मतलब है यूरिन में पानी कम जाना चाहिए। यूरिन में पानी कम तब जाएगा जब आप नेफ्रॉन से पानी निकाल लोगे। तो आपका मकसद होना चाहिए नेफ्रॉन से आप पानी निकाल लो। आप जो है बच्चों नेफ्रॉन से पानी निकाल लो। अब समझिए, नेफ्रॉन में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम पानी हम कहां से निकालते हैं बेटा, पीसीटी से। तो याद कीजिए 70 से 80% पानी तो आपने पीसीटी से निकाल लिया, अच्छी बात है बेटा। मैक्सिमम पानी अगर नेफ्रॉन में पूछा जाए तो आपने पीसीटी से निकाल लिया। पर अगर ये पूछा जाए कि ओवरऑल मैक्सिमम पानी आप कहां से निकाल सकते हो, तो आंसर जाएगा बेटा कलेक्टिंग डक्ट से। क्योंकि समझिए, एक नेफ्रॉन में तो एक नेफ्रॉन का पानी है, पर पिछली क्लास में बताया था बच्चों, एक कलेक्टिंग डक्ट में याद कीजिए 4000 नेफ्रॉन खुलते हैं ना बेटा। एक कलेक्टिंग डक्ट में 4000 नेफ्रॉन खुलते हैं, तो एक कलेक्टिंग डक्ट में तो बेटा 4000 नेफ्रॉन का पानी आ रहा है ना। अगर पूछा जाए, वापस बोल रहा हूं बेटा, अगर आपको अपने यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना है, इसका मतलब क्या है, जितना पानी वहां से रीअब्सॉर्ब कर सकते हो कर लो। तो नेफ्रॉन में अगर देखा जाए तो आपने 70 से 80% पानी तो पीसीटी से निकाल लिया, पर आपका यूरिन फाइनली तब कंसंट्रेट होगा जब आप कलेक्टिंग डक्ट से ज्यादा पानी निकाल लोगे। क्योंकि बेटा 4000 नेफ्रॉन का पानी कलेक्टिंग डक्ट में आ रहा है ना, समझो। तो मान के चलते हैं कलेक्टिंग डक्ट में पानी ज्यादा आ रहा है। अगर नहीं मान के चलोगे फिर तो काउंटर करने की क्या जरूरत है बेटा। अगर कलेक्टिंग डक्ट में ही पानी नहीं आ रहा है तब तो आपका यूरिन अपने आप ही कॉन्सेंट्रेटेड है। तो मानकर चल रहे हैं कि 4000 नेफ्रॉन का जो पानी है वो कलेक्टिंग डक्ट में आ रहा है बच्चों। अब पूरा खेल हाइपो हाइपर का है। और समझिए, अगर कलेक्टिंग डक्ट में पानी आ रहा है इसका मतलब यहां कैसा है, हाइपोटोनिक है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। आपने देखा बेटा, अरे कलेक्टिंग डक्ट में पानी आ रहा होगा तभी तो निकालोगे, अगर नहीं आ रहा तो फिर क्या निकालोगे, फिर तो आपका यूरिन वैसे कॉन्सेंट्रेट है। तो अब मानकर चल रहे हैं कि 4000 नेफ्रॉन का पानी कहां आ रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट में बेटा पानी ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, हाइपोटोनिक है। कैसा बेटा, हाइपोटोनिक। अब समझिए, अगर आप कलेक्टिंग डक्ट से पानी निकालना चाहते हो बेटा, कलेक्टिंग डक्ट से पानी निकालोगे तभी तो यूरिन कॉन्सेंट्रेट होगा। पर आप ध्यान से देखिए, कलेक्टिंग डक्ट से पानी निकालना चाहते हो, पर उसमें भी आप ध्यान से देखो, कलेक्टिंग डक्ट का थोड़ा सा जो पोर्शन है वो कॉर्टेक्स में बच्चों, उसका मैक्सिमम पोर्शन तो मेडुला में है ना बच्चों। कलेक्टिंग डक्ट का भी मैक्सिमम पोर्शन है मेडुला में। तो अगर देखा जाए, आप कलेक्टिंग डक्ट के भी किस पार्ट से ज्यादा पानी निकाल सकते हो, मेडुला वाले पोर्शन से। पर समझिए, अगर आप मेडुला वाले पोर्शन से पानी निकालना चाहते हो बेटा, आप खुद किडनी में थोड़ा चल जाओगे। आप कलेक्टिंग डक्ट में हाथ डालकर जो है बाल्टी भर के पानी थोड़ा निकाल लोगे, पानी तो अपने आप निकलेगा ना बच्चों, ऑस्मोसिस। अगर आप चाहते हो कलेक्टिंग डक्ट से पानी बाहर निकले तो उसके लिए जरूरी है ये जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इसको आप कैसा बना दो बच्चों, हाइपरटोनिक बना दो ना। कंसेप्ट समझिए बेटा, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कैसा बना दो, हाइपरटोनिक। बेटा यहां पर आप सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो ना। अगर यहां आपने सॉल्ट इकट्ठा कर दिया तो कलेक्टिंग डक्ट से खुद ब खुद क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। तो अभी फिलहाल मेरा मकसद क्या है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हाइपरटोनिक बनाना बच्चों। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी एक ऑप्शन तो है, आप एनसीईआरटी रट सकते ना बच्चों, पर एमजे सर स्टार हैं, टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वापस बोल रहा हूं, अगर आप चाहते हो आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो तो वह तब होगा जब आप ज्यादा पानी रीअब्सॉर्ब करोगे। तो नेफ्रॉन से तो बेटा हमने 70 से 80% पीसीटी से निकाल ही लिया ना, पर ओवरऑल ज्यादा पानी आप कहां से निकाल सकते हो, कलेक्टिंग डक्ट से। और कलेक्टिंग डक्ट के भी मेडुलरी वाले पोर्शन से, क्योंकि वो लंबा है। और यहां से पानी तब निकलेगा जब आप मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे। बेटा यहां, अरे कलेक्टिंग डक्ट में तो पानी आ रहा है तो वो हाइपोटोनिक है, पर अगर आप चाहते हो कि पानी बाहर निकले तो यहां मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो। अगर आपने इसको हाइपरटोनिक बना दिया,
अगर यहां अगर आपने नमक इकट्ठा कर दिया तो कलेक्टिंग डक्ट से पानी खुद ब खुद आ जाएगा, और कलेक्टिंग डक्ट से आ जाएगा तो यूरिन में पानी कम हो जाएगा, तो यूरिन कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक यानी कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। तो फिलहाल मेरा मकसद है मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाना, और वो कौन करवाता है बच्चों, लूप ऑफ हेनले। कौन करवाता है, लूप ऑफ हेनले। अब कंसेप्ट समझिए कैसे, याद कीजिए बेटा, डिसेंडिंग लिम्ब इज परमेबल ओनली फॉर वाटर। समझ में आएगा बेटा, डिसेंडिंग लिम्ब परमेबल ओनली फॉर वाटर। याद कीजिए, डिसेंडिंग लिम्ब से पानी निकलता चला जाएगा, तो जब वो फिल्ट्रेट लूप ऑफ हेनले के बेस पर पहुंचेगा बेटा, वो हो जाएगा भयंकर हाइपरटोनिक। कंसेप्ट समझिए बेटा, मैं आपको, मेरा मकसद क्या है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सॉल्ट इकट्ठा कर दो बस, ताकि कलेक्टिंग से पानी खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, देखो, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से पानी निकलता है, तो जब वो बेस ऑफ लूप ऑफ हेनले पर पहुंचेगा, उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है बेटा, हाइपरटोनिक, क्योंकि उसमें से पानी निकल गया। अब समझो, याद करो, असेंडिंग लिम्ब परमेबल ओनली फॉर सॉल्ट। अब देखो, इसके अंदर नमक बहुत ज्यादा है, बाहर नमक कम है, तो नमक खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। ये देखो इस तरह से Na+Cl- नमक खुद ब खुद बाहर आ रहा है बेटा, और याद करो खुद ब खुद बाहर आ रहा है पैसिवली, और ये सोडियम क्लोराइड मेडुलरी फ्लूइड में इकट्ठा हो जाएगा। तो मेडुलरी फ्लूइड कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक। बेटा इसको हम हाइपरटोनिक क्यों बना रहे हैं, ताकि यहां से पानी निकल जाए, दैट्स इट। और उसमें कौन हेल्प कर रहा है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब देखो, आपने बेटा यहां तो सोडियम क्लोराइड इकट्ठा कर दिया, तो इनर मेडुला तो हाइपरटोनिक हो गया, पर आपको आउटर मेडुला भी तो हाइपरटोनिक करना है, ताकि यहां से पानी निकले। पर समझो, जब इसमें से नमक अपने आप निकल गया, तो अब इसमें ऊपर जाते जाते नमक कम हो गया, तो नमक ने बाहर आने से मना कर दिया, तो कोई बात नहीं, एक्टिवली निकाल लेंगे। याद करो, मैंने आपको कहा था बच्चों कि जो थिन सेगमेंट है वहां से पैसिवली निकलता है, थिक से एक्टिवली निकलता है। तो आपने देखा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से बच्चों, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से सॉल्ट निकल चुका है, तो यहां भी सोडियम क्लोराइड, यहां भी सोडियम क्लोराइड, तो ये मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड कैसा हो चुका है, हाइपरटोनिक। मुझे इतना बता दो, हमने इसको हाइपरटोनिक क्यों बनाया, ताकि कलेक्टिंग डक्ट से पानी को निकाला जा सके। पर यहां पर एक चीज डाउट आती है, अगर यहां भी सोडियम क्लोराइड है तो 300 से 600, पर अगर यहां भी सोडियम क्लोराइड है तो 700 से 1200 कैसे हो गया। तो एक चीज समझना बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो, कलेक्टिंग डक्ट का मेडुला वाला पोर्शन बड़ा है, पर उसमें भी ध्यान से देखो बेटा, जो इनर मेडुला वाला पोर्शन है उसकी लेंथ ज्यादा है बच्चों, इनर मेडुला, तो इस वाले पार्ट से ज्यादा पानी निकाल सकते हैं। तो इसलिए क्या किया हमने, कलेक्टिंग डक्ट के लास्ट वाले पार्ट से थोड़ा बहुत क्या निकाला, यूरिया निकाला। पिछली क्लास को याद करो बच्चों, तभी तो समझना, जो आउटर मेडुला है यहां तो सिर्फ सोडियम क्लोराइड है, लेकिन जो इनर मेडुला यहां पर सोडियम क्लोराइड प्लस यूरिया है, बेहद इंपॉर्टेंट। मैंने एनसीईआरटी की लाइन क्लियर कर दी बच्चों। ध्यान रखिएगा, जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यहां सॉल्ट की कंसंट्रेशन किसकी वजह से है, सोडियम क्लोराइड प्लस यूरिया। तो ध्यान रखना, यहां तो सिर्फ सोडियम क्लोराइड है, पर यहां सोडियम क्लोराइड प्लस यूरिया है। यूरिया यहां क्यों निकाला, यहां क्यों नहीं निकाला, क्योंकि ये वाला जो मेडुला का पोर्शन है ये लंबा है कलेक्टिंग डक्ट का, यहां से हम ज्यादा पानी निकाल सकते हैं, तो इसके बाहर का जो माहौल है उसको ज्यादा हाइपरटोनिक करना है, इसलिए हमने यहां से क्या निकाला, यूरिया। डाउट आ सकता है, सर यूरिया तो हमारा वेस्ट है ना, उसको यूरिन में जाने दो, अभी जाने देंगे, फिलहाल हमने उसको इसलिए निकाला है ताकि पानी निकाल लें, एक बार पानी निकल जाएगा यूरिया को भी ठिकाने लगा देंगे। तो आपने देखा बच्चों, हमने तैयारी कर ली है, तो इस मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हमने कैसा बना दिया, हाइपरटोनिक। अब इंतजार किस बात का है, पानी निकलेगा, जीवन में पहली बार समझ में आएगा। देखो पानी निकलेगा बेटा, याद कीजिए कलेक्टिंग डक्ट में दुनिया भर का पानी आ रहा है, और याद करना हमारा ब्लड तो कैसा है, 300 मिलीऑस्मोल वाला है, तो ब्लड तो आइसोटोनिक है ना बच्चों। तो ये जो ब्लड इधर आ रहा है डिसेंडिंग वासारेक्टा, ये 300 वाला है। अब समझिए, इधर पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, हाइपो, बाहर आपने कर दिया हाइपर, तो पानी खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। ये इस तरह से देखो, पानी खुद ब खुद बाहर आ गया, और सोचिए अगर यहां से पानी आ गया तो यूरिन में तो पानी कम हो गया, तो यूरिन तो हो गया हाइपरटोनिक, कहानी खत्म। 2 मिनट का टॉपिक बच्चों। अब देखो पूरा जो है सर्कुलेशन समझाता हूं बेटा। देखो यहां कलेक्टर में पानी आ रहा था ना, अगर नहीं आ रहा था तो फिर निकालोगे क्या, तो मानकर चल रहे हैं कि कलेक्टर में बहुत सारा पानी आ रहा है यानी हाइपो, बाहर आपने हाइपर कर दिया तो पानी खुद ब खुद बाहर आ गया। पर समझो जब पानी यहां से बाहर आया तो ये हाइपर कैसा हो जाएगा, हाइपो। पर सोचिए अगर ये हाइपो रहा तो समझो फिर दोबारा पानी नहीं आएगा, हमें तो लगातार पानी निकालना ना बच्चों, तभी तो यूरिन कॉन्सेंट्रेट होगा। अगर आप चाहते हो कि कलेक्टिंग डक्ट से पानी आता रहे तो ये जो हाइपो है ये फिर हाइपर हो जाना चाहिए, तो यहां से पानी को हटाना पड़ेगा। तो देखो बेटा इधर से आ रहा है आइसोटोनिक ब्लड, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इधर से आइसोटोनिक आ रहा है ना, बाहर हाइपो हो गया है, तो आइसो की तुलना में समझो ये जो हाइपो है, प्लीज समझना, ये आइसो क्या हो जाएगा उसके लिए हाइपर।
बेटा हाइपो की तुलना में आइसो तो हाइपर हो जाएगा ना, तो ये पानी चला जाएगा हाइपो से हाइपर ब्लड के अंदर। कंसेप्ट समझो बच्चों, पानी यहां से पहले मेडुला में आएगा और मेडुला से कहां चल जाएगा, ब्लड के अंदर। तो देखिए कलेक्टिंग डक्ट से पहले मेडुला आया, कलेक्टिंग डक्ट से आ गया तो यूरिन तो कॉन्सेंट्रेट हो गया ना बच्चों, पर टॉपिक समझिए, पानी कलेक्टिंग डक्ट से पहले मेडुला में आया, पर उस मेडुला के पानी को हमने ब्लड को दे दिया ताकि बाहर हमेशा हाइपर रहे। अब देखिए ब्लड नीचे चला, क्या लेकर जा रहा है, पानी। तो बेटा बाहर फिर हाइपर हो गया तो पानी तो फिर निकल जाएगा, फिर हम क्या टाइम पास कर रहे हैं क्या। तो समझो आप अगर चाहते हो इस ब्लड से पानी बाहर ना निकले तो ब्लड को कैसा बना दो, हाइपर। तो उसके लिए बेटा ध्यान से देखो, ये जो नमक यहां निकल रहा है अभी, ये नमक जो बेटा हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ अपने आप वासा रेक्टा में चला जाएगा। बेटा कंसेप्ट समझना, यहां से पानी निकाला, ब्लड को दिया, ब्लड पानी लेके चला, यहां से नमक निकाल के ब्लड को दिया, अरे यहां से पानी दिया, यहां से नमक दिया, यहां से नमक इसलिए दिया ताकि जो पानी लिया था वो वापस बाहर ना निकले। बेहतरीन पढ़ा रहा हूं मैं, या आपकी आत्मा जानती है बच्चों, बाकी आप रटते रहिएगा, समझिए ना। अरे यहां से पानी निकला, पानी आपने ब्लड को दे दिया, ब्लड पानी लेके चला, पर यहां से उसको नमक भी दे दिया ताकि जो पानी उसने लिया वो वापस बाहर ना निकले। तो फाइनली बेटा ये जो ब्लड यहां नीचे पहुंचेगा, ये बहुत सारा नमक ले चुका है, यानी हाइपरटोनिक है, पर साथ में क्या है, बहुत सारा पानी भी तो ले चुका है बच्चों। यानी ये जो ब्लड यहां पहुंचेगा बेटा, ये है 1200 मिली ऑस्मोल वाला, समझिए ना। यहां से पानी निकाला, पानी ब्लड को दिया, ब्लड पानी लेके चला, यहां से नमक दिया ताकि जो पानी लिया था वो पानी वापस बाहर ना निकले। तो फाइनली ये जो असेंडिंग वासा रेक्टा में ब्लड है ना बच्चों, इसमें नमक बहुत ज्यादा है, अभी ये नमक दिया है ना इसको, पर साथ में बहुत सारा पानी भी है। अब सर्कुलेशन समझिए, ये देखिए असेंडिंग वासा रेक्टा बाहर जा रहा है बच्चों, ये ऊपर जा रहा है ऊपर, और देखिए जैसे से ऊपर जाएंगे बाहर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम हो रही है ना, 1100, 1000, 900, 800, और इसमें तो 1200 है। तो याद कीजिए सॉल्ट अपने आप बाहर निकल जाएगा, सॉल्ट अपने आप बाहर निकल जाएगा ना बेटा, NaCl, सॉल्ट अपने बाहर बाहर, तो बाहर का माहौल फिर कैसा हो गया, हाइपरटोनिक। तो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट समझिए बच्चों, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट, डिसेंडिंग वासा रेक्टा जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सॉल्ट लेता है बेटा, डिसेंडिंग वासा रेक्टा ने ये जो सॉल्ट लिया, इट इज रिटर्न्ड बैक टू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग वासा रेक्टा। एनसीईआरटी की लाइन क्लियर होनी चाहिए ना बच्चों, आप देखो तो सही, जो हमारा डिसेंडिंग वासा रेक्टा ने ये जो सॉल्ट लिया था, वही सॉल्ट जो है असेंडिंग वासा रेक्टा ने मेडुलरी इंटरस्टिशियम को वापस लौटा दिया। दैट्स इट, एनसीईआरटी की लाइन। अब देखो बेटा, यहां से नमक अपने आप निकल गया तो ब्लड कैसा हो गया, हाइपो। कंसेप्ट समझो, रटना नहीं है। अरे नमक निकल गया बेटा तो हाइपो हो गया, पर बाहर नमक इकट्ठा हो गया तो बाहर हो गया हाइपर, बाहर हाइपर तो यहां से और पानी निकला। याद करो डिसेंडिंगली परमेबल ओनली फॉर वाटर, जितना पानी निकाल सकते हो निकाल लो ना बच्चों। और सोचिए अगर यहां से पानी निकल गया तो ये हाइपर हो गया फिर हाइपो, पर हम चाहते हैं ये पानी यहां से हट जाए ताकि हाइपर बना रहे, ताकि और पानी निकलता रहे। पर अगर आप चाहते हो ये पानी यहां से हटे तो हमें इस पानी को ब्लड में डालना होगा, पर ब्लड ने लेने से मना कर दिया क्योंकि ये भी हाइपो आपस में हो गया आइसो। तो मेडिकल कॉलेज का पॉइंट पूरे हिंदुस्तान में हम सर बता रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, याद करो, अगर आप चाहते हो कि ये पानी ब्लड में चल जाए तो ब्लड को कैसा बनाना है, हाइपर। तभी तो बेटा पीसीटी के प्रोक्सिमल पार्ट से क्या रीअब्सॉर्ब किया, यूरिया। याद कीजिए पीसीटी से यूरिया का रीअब्सॉर्प्शन ही तो होता है, और जैसे बेटा आपने इसमें यूरिया डाला ब्लड हो गया हाइपर, तो ये पानी चला गया हाइपो से हाइपर, तो ब्लड में पानी आ गया तो ब्लड हो जाएगा हमारा हाइपो या फिर आइसो। पर समझो अब तो किडनी से बाहर जाने का वक्त आ गया ना बच्चों। तो देखिए यहां से तो पानी निकाल लिया तो यूरिन तो कॉन्सेंट्रेट हो गया, पर एक चीज देखिए, ये पानी जो है ब्लड ये बाहर जा रहा है, पर समझो ये क्या लेकर जा रहा है, यूरिया। तो यूरिया तो वेस्ट है ना, तो याद कीजिए उसी यूरिया को जाते जाते पीसीटी के डिस्टल पार्ट में सिक्रीट कर देंगे, दैट्स इट, और ये पानी लेकर चला जाएगा। दिस इज द एंड ऑफ अ काउंटर करंट मैकेनिज्म। मैं आपको इस वाले यूरिया का फंक्शन भी बता देता हूं यहां पर, ये भी एनसीईआरटी का पॉइंट समझिए। बेटा यहां से जो आपने यूरिया निकाला वो तो आपने वापस फेंक दिया, ठीक है, पर यहां से जो यूरिया निकाला उसको भी तो फेंकना पड़ेगा। तो बेटा यहां से हम यूरिया को बस पल दो पल के लिए निकालते हैं, थोड़ी देर के लिए, ताकि हम पानी को बुला सकें, समझे बेटा। तो यहां से हमने कलेक्टिंग डक्ट से थोड़ा बहुत यूरिया निकाला कि यूरिया प्लीज थोड़ी देर के लिए आओ ना। यूरिया जैसे आया
यहां से पानी निकल गया, पानी दे दिया ब्लड को, ब्लड पानी लेके चला गया, तो अब इस यूरिया का कोई काम नहीं है ना बच्चों। तो इसी यूरिया को क्या करते हैं, एनसीईआरटी का पॉइंट, इसी को जो है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के थिन सेगमेंट में सिक्रीट कर दिया जाता है, दैट्स इट। तो क्या होगा बेटा, यहां से यूरिया वापस जाएगा, थोड़ा यूरिया यूरिन में निकलेगा, थोड़ा यूरिया बाहर आओ जी, पानी बाहर आओ जी, डिसेंडिंग वासरेक्टा पानी को ले जाओ जी, यूरिया आपका काम खत्म, आप असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के थिन सेगमेंट में सिक्रीट हो जाओ जी। फिर यूरिया वापस थोड़ा बाहर, थोड़ा फिर बुलाएंगे। दिस इज द एंड ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म। जो ध्यान से सुन रहा है, जो दिल में मां को लेकर घूमता है, उसकी आत्मा जानती है जीवन में पहली बार उसको काउंटर करंट मैकेनिज्म समझ में आया है। मैं आपको समय दे रहा हूं, एक बार इसको आप ऑब्जर्व कर लीजिए बच्चों। एनसीईआरटी के स्टेटमेंट सारे कंप्लीट हो गए। अब आप एनसीईआरटी पढ़कर देखना बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। बच्चे लिख रहे हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म का एनकाउंटर कर दिया सर ने, बिल्कुल सही बात है। एक एक कंसेप्ट का धागा खोल के रख दिया बच्चों। चलिए बच्चों, काउंटर करंट मैकेनिज्म के बाद अब हम एनसीईआरटी का एक और इंपॉर्टेंट सब टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। ये भी समझ में आएगा बेटा, एमजे सर साथ हैं, समझ में आएगा। तुम्हें लगता होगा खुद की तारीफ करते हैं, पर ये खुद पर विश्वास है बच्चों, खुद पर विश्वास है, खुद पर कॉन्फिडेंस है, बच्चों का प्यार है, इसीलिए कॉन्फिडेंस के साथ जो है कैमरे के सामने आपसे बोल पाते हैं ये चीज। चलिए बच्चों, अब यहां पर हम टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको पता है बच्चों, एक्सक्रीटरी सिस्टम से मेन एग्जाम में एक क्वेश्चन आना है। वो जो एक क्वेश्चन बच्चों यहां से भी आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब वापस से बच्चों कमेंट सेक्शन से दूर हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग है बच्चों रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, इसको सुनिएगा। हमें किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करना है। पहले इस हेडिंग को समझिए बच्चों। किडनी का फंक्शन क्या है बच्चों? नेफ्रॉन का फंक्शन। याद कीजिए, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द किडनी। बेटा किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करना है, मतलब नेफ्रॉन का फंक्शन। और नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है बच्चों? ब्लड को फिल्टर करना। और जिस रेट से फिल्टर करता है बच्चों, उसी को तो हम कहते हैं जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो बेटा हेडिंग समझिए, किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करना है, मतलब नेफ्रॉन के फंक्शन को रेगुलेट करना है। नेफ्रॉन के फंक्शन को रेगुलेट करना है, मतलब जीएफआर को रेगुलेट करना है। और रेगुलेट करने का मतलब है 125 ml पर मिनट जो है इसको बनाकर रखना है। बच्चों रेगुलेशन का यही तो मतलब होता है। बच्चों रेगुलेशन का यही तो मतलब होता है। कुछ बच्चे ये भी लिख रहे हैं कि खुद की अपनी तारीफ करते हैं। हमें यही सिखाया गया बच्चों कि अपने आप से प्यार कीजिए पहले, उसके बाद जो है ये एक्सपेक्ट कीजिए कि दुनिया आपसे प्यार करेगी। अगर आप खुद अपने आप को पसंद नहीं करेंगे तो फिर आप ये मत सोचिए कि दुनिया आपको पसंद करेगी। तो हमें तो पता है हम बढ़िया पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे आप भी ये चीज रियलाइज करेंगे बच्चों। अब समझिए बच्चों, एनसीईआरटी का हेडिंग है बच्चों रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। अब इसको भी कंप्लीट करते हैं, नजरें सामने, एक एक धागा खोल देंगे, सुनना समझ में आना चाहिए।
किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करना है मतलब नेफ्रॉन का फंक्शन, नेफ्रॉन का फंक्शन है मतलब जीएफआर, तो हमें जीएफआर को रेगुलेट करना है। इसका मतलब ये हुआ हम उसको 125 ml पर मिनट रेगुलेट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ बेटा अगर बढ़ने लगेगी तो घटा देंगे, घटने लगेगी तो बढ़ा देंगे, ये होता है रेगुलेशन। अब इसको रेगुलेट करने के 3 तरीके होंगे बच्चों, एक एडीएच की मदद से इसको रेगुलेट करेंगे, एक रास मैकेनिज्म होगा और एक होता है बेटा मायोजेनिक मैकेनिज्म। पर अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम 2 मैकेनिज्म यहां पर डिस्कस करेंगे। चलिए इसको समझते हैं बेटा। रेगुलेशन बाय एडीएच, मैं एक एक वर्ड समझाऊंगा बच्चों, पूरा एनसीईआरटी का पैराग्राफ है। रेगुलेशन बाय एडीएच, एडीएच आपको पता है इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है, इसको बेटा वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। अब पूरा कंसेप्चुअल है, इसको समझिए बेटा। किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करना है तो जीएफआर को रेगुलेट करना है, तो उसको रेगुलेट करने के बच्चों हम 2 तरीके पढ़ेंगे, एक हम एडीएच की मदद से और एक रास मैकेनिज्म। कोशिश करते हैं कि दोनों जो है वो आज कंप्लीट होने चाहिए। अब वापस से नजरें सामने, सुनिए बच्चों ना, पहले मैं आपको समझाता हूं एडीएच कैसे उसको रेगुलेट करता है। सुनिएगा बच्चों, एनसीईआरटी का पूरा पैराग्राफ है, मेरा एक फ्लो चार्ट है, इसको समझना ना। पहले तो समझिए एडीएच के 2 फंक्शन है बेटा, एक तो एडीएच का एडीएच वाला फंक्शन और एक एडीएच का बच्चों वैसोप्रेसिन वाला फंक्शन। मैं दोनों समझाऊंगा बच्चों, इसको ध्यान सुनिएगा। अब समझते हैं। मान लेते हैं बच्चों मैंने आपके सामने यहां पर ब्लड वेसल बनाई है, प्लीज समझिएगा, पूरा समझना बच्चों। मान लो मैंने आपके सामने ब्लड वेसल बनाई। अब एनसीईआरटी क्या लिखती है समझना, एनसीईआरटी लिखती है बच्चों लॉस ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, ये एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी लिखती है बच्चों लॉस ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। बच्चों एनसीईआरटी क्या लिखती है, लॉस ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। अब इसका मतलब समझिए बच्चों, आपकी बॉडी में कोई भी फ्लूइड हो उसमें मैक्सिमम तो क्या होता है बच्चों, वाटर ही तो होता है। जैसे पसीना है बच्चों, उसमें 99% से ज्यादा तो पानी होता है। जैसे यूरिन में मैक्सिमम पानी होता है बच्चों, जैसे आंसू होते हैं मैक्सिमम उसमें पानी होता है। आपकी बॉडी के जितने भी फ्लूइड है बच्चों मैक्सिमम उनके अंदर जो है हमें वाटर ही देखने को मिलता है। अब समझिए, अगर एनसीईआरटी ये कह रही है बच्चों लॉस ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, इसका मतलब क्या है, शरीर से बहुत सारे पानी का लॉस हो गया बच्चों। मान लेते हैं धूप के अंदर जो है हमने 4-5 घंटे क्रिकेट खेल लिया तो दुनिया भर का जो है पसीना बह गया बच्चों। तो एनसीईआरटी के इस चीज के कहने का मतलब है शरीर में पानी कम हो गया बच्चों। क्या हो गया, शरीर में पानी कम। और सोचिए अगर शरीर में पानी कम हो गया तो इसका मतलब बेटा ब्लड में पानी कम हो गया, ब्लड में पानी कम। और ब्लड में अगर पानी कम हो गया तो ब्लड का जो वॉल्यूम है बेटा, समझिए ब्लड का वॉल्यूम भी तो कम हो गया। अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया तो ब्लड प्रेशर भी कम हो गया। और सोचिए ब्लड प्रेशर अगर कम है तो जीएफआर भी तो कम हो गई ना। तो अब हमारा मकसद क्या है, उस जीएफआर को बढ़ाना। क्या होगा मतलब बच्चों, जीएफआर को बढ़ाना। एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, इसका मतलब समझिए ना, अगर आपके शरीर से बहुत सारे फ्लूइड का लॉस हो गया, फ्लूइड का लॉस हो गया मतलब वाटर का लॉस हो गया ना बच्चों, और शरीर से पानी का लॉस हो गया मतलब ब्लड में पानी कम हो गया। ब्लड में पानी कम तो ब्लड का वॉल्यूम कम, ब्लड का वॉल्यूम कम तो ब्लड प्रेशर भी कम, ब्लड प्रेशर कम तो जीएफआर कम। तो यहां हमारा मकसद है जीएफआर को बढ़ाना। तो समझिए जीएफआर को कौन बढ़ाएगा बच्चों, एडीएच। यानी समझिए एडीएच का मकसद जीएफआर को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। एडीएच तब आता है जब जीएफआर कम होती है। अब एडीएच कैसे आएगा वो समझाता हूं बेटा। मैं इसी बात को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, समझिए ब्लड में पानी कम हो गया है, इसका मतलब ब्लड की ऑस्मोलैरिटी क्या हो गई है, ज्यादा। पहला लेक्चर याद कीजिए बच्चों, ब्लड में पानी कम हो गया ना बच्चों, ब्लड में पानी कम हो गया, सॉल्वेंट कम मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा यानी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा। अब समझिए अगर मैं बात करूं बच्चों हाइपोथैलेमस की, समझिए हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं बच्चों ऑस्मो रिसेप्टर्स भी, ऑस्मो रिसेप्टर्स याद कीजिए। जैसे यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेच रिसेप्टर हैं, याद कीजिए हाइपोथैलेमस में हंगर के सेंटर भी तो हैं, थर्स्ट के सेंटर भी बच्चों। तो उसी तरह से हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर है, नाम से पता चल रहा है ऐसे रिसेप्टर जो ऑस्मोलैरिटी में अगर कोई चेंज होता है तो उसको ये सेंस करते हैं। और समझिए जैसे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है ये ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। एनसीईआरटी का पूरा पैराग्राफ मेरा बेहतरीन फ्लो चार्ट बच्चों, यानी मैं आपको ये समझा रहा हूं ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी तो ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, और एक बार ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए तो हाइपोथैलेमस क्या बना देगा बच्चों, एडीएच। याद कीजिए एडीएच बनता कहां है, हाइपोथैलेमस। और ये एडीएच जो है बच्चों वाया न्यूरोहाइपोफाइसिस, वाया न्यूरोहाइपोफाइसिस हम पढ़ चुके हैं, यानी वाया पोस्टीरियर पिट्यूटरी बेटा, वाया पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये रिलीज हो जाएगा ऐसा कुछ।
और याद कीजिए ये जो ADH है अभी किस पर काम करेगा बच्चों, हमारे नेफ्रॉन पर काम करेगा। याद कीजिए ये काम करेगा नेफ्रॉन पर, ये काम करेगा बेटा नेफ्रॉन पर, मेनली कलेक्टिंग डक्ट पर। और कलेक्टिंग डक्ट से किसका रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा, वाटर का। किसका रीएब्जॉर्प्शन बेटा, वाटर का। तो याद कीजिए ब्लड में पानी बढ़ेगा, और ब्लड में पानी बढ़ेगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो GFR क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपने देखा GFR कम थी तो हमने इसको बढ़ा दिया, ये उसका रेगुलेशन हो गया। तो कंक्लूजन सुनना बेटा, ADH कब रिलीज होता है, जब ब्लड प्रेशर GFR कम होती है, ताकि वो उसको बढ़ा सके। ये मैंने आपको समझा दिया। कुछ बच्चों के डाउट ये भी आ रहे हैं कि सब वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बेटा वो वाला कंसेप्ट यहां थोड़ा ना काम करेगा। व्हाट इज ब्लड प्रेशर, ब्लड जो प्रेशर लगाता है वही तो ब्लड प्रेशर है। अगर ब्लड ही कम हो जाएगा तो फिर प्रेशर कौन लगाएगा बच्चों। यहां पर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला कंसेप्ट यहां नहीं है बच्चों। अरे ब्लड जो प्रेशर लगाता है वो ब्लड प्रेशर है, अगर ब्लड ज्यादा है तो ब्लड का प्रेशर भी ज्यादा है, वो कंसेप्ट है बच्चों ना। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब पर समझिए, अगर GFR कम हुई तो आपने ADH को बुलाया, उसने वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाया, GFR बढ़ गई। पर अगर GFR हद से ज्यादा हो जाए बच्चों, तो फिर हमें GFR को घटाना भी तो है। तो यहां पर अब आपको ADH को बंद करना पड़ेगा। तो यहां ADH को बंद किया जाता है बेटा, कैसे ADH को बंद किया जाता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। बेटा उसका खुद का फीडबैक है, वो फीडबैक समझाता हूं। सोचिए अगर ADH जरूरत से ज्यादा हो जाए, अगर ADH जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वाटर का एडिशन बहुत ज्यादा, तो ब्लड में पानी ज्यादा हो जाएगा। ब्लड में पानी ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड की ऑस्मोलेरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना बेटा। और अगर ब्लड की ऑस्मोलेरिटी कम हो जाएगी तो ऑस्मो रिसेप्टर्स इनहिबिट हो जाएंगे बस। और ऑस्मो रिसेप्टर इनहिबिट हो जाएंगे तो ADH का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। दैट्स इट। ये NCERT का पूरा पैराग्राफ हो गया बच्चों। ये पूरा NCERT की बात हो गई बच्चों। तो कंक्लूजन ये है, ब्लड प्रेशर और GFR कम होती है तो ADH आता है। वो जो है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवा के ब्लड प्रेशर GFR बढ़ाता है। पर अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो ADH को ही कम कर देते हैं। दैट्स इट। तो ये मैंने आपको बच्चों ADH वाला रूल समझाया। ADH का वेसोप्रेसिन वाला रूल भी समझाता हूं। ये बात तो समझ में आ गई बच्चों। ADH कब आएगा, ADH कब आता है, जब ब्लड प्रेशर कम होता है, GFR कम होती है। ये मैंने आपको समझा दिया बच्चों। जब GFR कम होती है तब ADH आता है, ये ध्यान रखना। अब सोचिए अगर ब्लड प्रेशर GFR कम है तो कौन आएगा बेटा, ADH। इस बार मान लेते हैं मैं ADH ना कहकर वेसोप्रेसिन कह रहा हूं। बेटा ADH का मकसद क्या है, ब्लड प्रेशर GFR बढ़ाना। तो या तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करके बढ़ा देगा, या फिर बेटा नाम है इसका वेसोप्रेसिन, तो क्या कर देगा बेटा, वेसो कंस्ट्रिक्शन। बेटा ब्लड वेसल को प्रेस कर देगा ना, और जब वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और GFR क्या होगी, बढ़ जाएगी। दैट्स इट। और समझिए अगर ब्लड प्रेशर GFR जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो भी ऑस्मो रिसेप्टर इनहिबिट हो जाएंगे और वेसोप्रेसिन कम हो जाएगा। ये NCERT का पूरा पैराग्राफ है बच्चों। अगर मैं आपको पूरा कंक्लूजन समझाऊं बच्चों, NCERT का पैराग्राफ है ये। अगर मैं आपको पूरा कंक्लूजन समझाऊं, ब्लड प्रेशर और GFR कम होती है तो ADH आता है। कंक्लूजन सुन लो, ब्लड प्रेशर GFR कम होती है तो ADH आता है। यानी ADH का मकसद बढ़ाना है, घटाना नहीं है। ब्लड प्रेशर GFR कम होती है तो ADH आता है। दो तरीके से बढ़ा सकता है, या तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करके बढ़ा देगा या वैसो कंस्ट्रिक्शन करके बढ़ा देगा। और जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो हम ADH को ही कम करवा देते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दैट्स इट। तो यहां पर बच्चों ये जो हमने ADH की मदद से GFR का रेगुलेशन पढ़ा। अब मैं आपको बेटा दूसरा तरीका बता रहा हूं। दूसरा तरीका समझिए। वो दूसरा तरीका है बेटा, दूसरा तरीका है ऑटो रेगुलेशन। NCERT का बेटा ऑटो रेगुलेशन मतलब समझिए, किडनी खुद अपनी GFR को भी रेगुलेट करना चाहती है। बेटा ADH किडनी का थोड़ा बेटा, ADH तो हाइपोथैलेमस से आ रहा है ना। तो अब किडनी का खुद का कौन सा मैकेनिज्म है, वो है बेटा रास मैकेनिज्म। फुल फॉर्म पता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। पर ये पढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको समझाता हूं बेटा जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है वो समझिए। पहले आप ये समझिए बच्चों कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है। शॉर्ट में लिखेंगे JGA। इसको समझिए। मैं आपके सामने क्रॉस सेक्शन बनाता हूं बच्चों, समझना। मान लेते हैं बच्चों ये है DCT, क्रॉस सेक्शन। DCT बना रहा हूं, ये क्रॉस सेक्शन है, इसको समझे बच्चों।
डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मान लेते हैं ये है बॉमेंस कैप्सूल कुछ इस तरह से, ये डीसीटी का क्रॉस सेक्शन बेटा, डीसीटी का क्रॉस सेक्शन इधर से आया बच्चों, मान लो एफरेंट आर्ट्रियोल, ये आ रहा है एफरेंट आर्ट्रियोल, डायमीटर ज्यादा, इधर बन जाएगा ऐसे ग्लोमेरुलस, यहां से निकल जाएगा बेटा इफरेंट आर्ट्रियोल, डायमीटर कम है। पहले समझिए बेटा जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपिटस क्या होता है, वो समझिए बच्चों कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपिटस क्या होता है उसको समझिए। तो देखिए ये बॉमेंस कैप्सूल, ये डीसीटी, ये एफरेंट आर्ट्रियोल, ये इफरेंट आर्ट्रियोल। समझना, याद करो बच्चों डीसीटी के अंदर होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, डीसीटी के अंदर सिंपल क्यूबॉइडल, आपको क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं, पर डीसीटी का वो पोर्शन जो दोनों आर्ट्रियोल के कांटेक्ट में आ रहा है ना बच्चों, यहां पर जो क्यूबॉइडल सेल होते हैं वो इस तरह से डेंसली पैक्ड हो जाते हैं, देखो डेंसली पैक्ड, बाकी हर जगह तो ऐसे लूजली है, पर डीसीटी का वो पोर्शन जो दोनों आर्ट्रियोल के कांटेक्ट में आ रहा है वहां देखो वो सेल डेंसली पैक हो गए, डेंसली, इसी को कहा जाता है बच्चों मैकुला डेंसा। मैकुला मतलब होता है स्पॉट, तो डीसीटी का वो स्पॉट जहां सेल डेंसली पैक हो गए उसे कहा जाता है बच्चों मैकुला डेंसा। ये समझ में आ गया। अब समझो जो ये आर्टीरियोल है तो ब्लड वेसल, तो ये तो बेटा इसका ल्यूमेन है, यहां तो ब्लड फ्लो कर रहा होगा, और देखिए ये उसकी वॉल है ना, आपको थोड़ा आइडिया है ब्लड वेसल की वॉल में 3 लेयर होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। बेटा ये आर्टीरियोल है, कैपिलरी नहीं है, तो इसकी वॉल में तीनों लेयर होगी ना बच्चों, तीनों लेयर होगी, ऐसा समझाता हूं। यहां पर बेटा इस तरह से मान लो ये ट्यूनिका एक्सटर्ना, इधर बनाओ तो इधर वाली ये रही ट्यूनिका एक्सटर्ना, फिर इस तरह से रेड वाली मान लो ट्यूनिका मीडिया, और सबसे अंदर हो जाएगी बेटा ट्यूनिका इंटरना, वो तो इस तरह से सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कुछ इस तरह से। बेटा आर्टीरियोल जो है वो ब्लड वेसल है, तो उसकी वॉल में 3 लेयर है ना बच्चों, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। अब जो ट्यूनिका मीडिया है बेटा वो मसल लेयर होती है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए सर्कुलेशन का, ये मसल लेयर है बेटा, और ये इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल, तो यहां पर बेटा इस तरह से स्मूथ मसल सेल होंगे, यहां पर बेटा इस तरह से स्मूथ मसल सेल, और एफरेंट आर्ट्रियोल के ये जो स्मूथ मसल सेल है बच्चों इन्हें कहा जाता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इनको जेजी सेल कहा जाता है। पहले तो एंडोक्राइन का पॉइंट याद कीजिए, यही रिलीज करते हैं एरिथ्रोपोइटिन, नीट 2018 के आसपास का सवाल बेटा, एरिथ्रोपोइटिन, और एरिथ्रोपोइटिन जो है वो क्या करवाता है, आरबीसी प्रोडक्शन। अब समझना बेटा, ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल है ना, इनके अंदर इनएक्टिव फॉर्म में, इनके अंदर बेटा इनएक्टिव फॉर्म में एक एंजाइम भरा होता है, उसे हम कह रहे हैं रेनिन। एग्जाम में ध्यान से पढ़िएगा, रेनिन विद द सिंगल एन, एक बेटा डबल एन वाला भी होता है, वो तो स्टमक के अंदर रिलीज होता है। और ध्यान रखना रेनिन जो है ना बच्चों, ये एंजाइम और हार्मोन दोनों की तरह बिहेव करेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा बच्चों, ये जो है ब्लड की मदद से ट्रेवल होगा तो हार्मोन है, और किसी ना किसी प्रोटीन को तोड़ेगा बेटा तो एंजाइम भी है। अब समझिए, ये तो जो है बेटा एफरेंट आर्ट्रियोल के आपको जो दिख रहे हैं बेटा, ये जेजी सेल हो गए, ये मैकुला डेंसा है, और इनके बीच में यहां पर बेटा कुछ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, ऐसे बना देता हूं, सपोर्टिंग सेल नहीं है इंपॉर्टेंट, इनको पोलकिसन सेल, मीजेंगियल सेल कहते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट। पर देखिए अब ये जो पूरा एक जंक्शन बना, जंक्शन, ये कहलाता है बेटा जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। यानी व्हाट इज जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बेटा, एफरेंट आर्ट्रियोल और डीसीटी के बीच में जो बना, ध्यान रखना बेटा पीसीटी नहीं है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल और डीसीटी के बीच का है। मेडिकल कॉलेज की बुक्स में आपको बताएगा बच्चों कि वहां पर इफरेंट आर्ट्रियोल और डीसीटी के बीच में जो बनेगा उसे भी हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कह सकते हैं, पर किसी एक को चुनना पड़े बच्चों, एफरेंट आर्ट्रियोल और डीसीटी। वापस समझा रहा हूं, व्हाट इज जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बेटा, जेजी सेल, एक तो एफरेंट, ऐसे लिख देता हूं एफरेंट आर्ट्रियोल के जेजी सेल, प्लस बीच में कुछ सपोर्टिंग सेल है, प्लस मैकुला डेंसा, और बेटा मैकुला डेंसा किसका पार्ट है, डीसीटी। तो ये तो जेजी सेल हो गए, ये हमारा सपोर्टिंग सेल हो गए, और ये मैकुला डेंसा, ये जो बना बेटा ये एक सेंसरी एपरेटस होता है, इसको जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कहा जाता है। अब समझिए बेटा, नाम से पता चल रहा है ये सेंसरी एपरेटस है, तो ये किसको सेंस करता है, देखिए यहां पर ब्लड आएगा बेटा, ब्लड आएगा, अब वो ब्लड जो है यहां दीवार पर प्रेशर लगाएगा, तो अगर वो प्रेशर कम होता है तो जेजी को पता चल जाता है, यानी समझिए ब्लड प्रेशर कम, और एक बात तो कंफर्म, ब्लड प्रेशर कम तो बेटा जीएफआर भी कम होगी, ये तो हम समझ ही चुके हैं। तो जैसे ब्लड प्रेशर जीएफआर कम होती है तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस एक्टिवेट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है वो कब एक्टिवेट होगा, जब ब्लड प्रेशर जीएफआर कम होगी। सिमिलर केस लाइक एडीएच, बेटा एडीएच भी तब आता है जब ब्लड प्रेशर जीएफआर कम होती है ताकि उसको बढ़ा सके,
तो रास मैकेनिज्म का भी मकसद है ब्लड प्रेशर जीएफआर को बढ़ाना, पर ये किडनी का ऑटो रेगुलेशन है। तो समझो जैसे ब्लड प्रेशर जीएफआर कम होती है ना बेटा, ब्लड प्रेशर कम तो जीएफआर कम, ब्लड प्रेशर कम होगा तो जेजी को पता चल जाता है और यहां से एक्टिव फॉर्म में क्या निकल जाता है बच्चों, रेनिन निकल जाता है। और जैसे रेनिन निकला ये शुरू कर देगा बच्चों रास मैकेनिज्म, क्योंकि देखिए रेनिन आ गया ना तो रास मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा। तो आप समझिए बच्चों, ब्लड प्रेशर जीएफआर कम है तो रेनिन निकलेगा। तो रास मैकेनिज्म का क्या मकसद होगा बच्चों, बिल्कुल एडीएच वाला, ब्लड प्रेशर जीएफआर को बढ़ाना। अब कैसे बढ़ाएगा, मॉड्यूल में पूरा लिखा हुआ है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं बच्चों। एक बार रेनिन आ गया बेटा, ब्लड के अंदर रेनिन आ चुका है, अब समझने की कोशिश करना। वहीं पर लीवर से एक प्रोटीन आता है बच्चों, उसे हम कह रहे हैं एंजियोटेंसिनोजन, उसे हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन। तो ये जो रेनिन है ये एंजियोटेंसिनोजन को तोड़ देता है और क्या बनता है बच्चों, एंजियोटेंसिन 1 बन जाता है, एंजियोटेंसिन 1। फिर उधर बेटा हमारे लंग्स से एक एंजाइम आता है, एस एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में। बेटा ये सब हम पढ़ रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है ब्लड प्रेशर जीएफआर को बढ़ाना। तो अब मैं एंजियोटेंसिन 2 से कहूंगा कि जाओ एंजियोटेंसिन 2 जाओ, तुम जो कर सकते हो करो, पर तुम्हें क्या करवाना है, ब्लड प्रेशर बढ़ाना है। अब इसके 3 तरीके बेटा, ये हाइपोथैलेमस में जाकर थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट करवाएगा एक तो, और याद कीजिए जब थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट होगा हमें प्यास लगेगी, हम पानी पिएंगे, पानी जाएगा एलिमेंट्री कैनाल में, वहां से एब्जॉर्ब होकर जाएगा ब्लड में पानी जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जीएफआर बढ़ जाएगी। ये पहला तरीका बच्चों। दूसरा तरीका समझिए, ये एंजियोटेंसिन 2 जो है बेटा, ये एक और काम करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक एडीएच। जैसे याद कीजिए एडीएच करता है वैसो कंस्ट्रिक्शन, ये भी करता है बच्चों वैसो कंस्ट्रिक्शन। और एक बार वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जीएफआर बढ़ेगी। अब देखिए बेटा मैकेनिज्म चल रहा है, रास, रेनिन भी आ गया, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन भी तो आएगा ना बच्चों। तो ये एंजियोटेंसिन 2 का एक और काम है बेटा, ये हमारी एडिनल कॉर्टेक्स से क्या रिलीज करवाएगा, एल्डोस्टेरोन। और हम पढ़ चुके हैं बच्चों, याद कीजिए एल्डोस्टेरोन नेफ्रॉन से जो है, याद कीजिए डीसीडी वाले पार्ट से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, पीछे क्लोराइड जाएगा, पीछे पानी जाएगा, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और जीएफआर बढ़ेगा। दैट्स इट। अब यहां पर एक चीज समझे बच्चों, याद कीजिए एडीएच जो है ब्लड प्रेशर जीएफआर बढ़ाता था, पर उसको चेक करने के लिए हमने फीडबैक मैकेनिज्म लगाया था। अगर एडीएच ज्यादा हो जाता था तो हम उसको ही बंद करवा देते थे, पर आपने देखा बेटा रास मैकेनिज्म ब्लड प्रेशर जीएफआर बढ़ा रहा है। तो अब इसको चेक करने के लिए हमने किसको रखा है बच्चों, एएनएफ को रखा है। किसको रखा है बच्चों, एएनएफ को रखा है। अगर मैं कंक्लूजन लिखूं बच्चों, कंक्लूजन अगर लिखूं, ब्लड प्रेशर कम होता है, जीएफआर कम होती है, तब आम भाषा में तब रास मैकेनिज्म चालू होता है, तब रास मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट होता है। कंक्लूजन लिख रहा हूं बच्चों, जब ब्लड प्रेशर जीएफआर कम होती है तो रास मैकेनिज्म चालू होता है। और इसका मकसद क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है बच्चों ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, जीएफआर को बढ़ाना। कंक्लूजन लिख दिया बच्चों, सेम एडीएच वाला। पर अगर ब्लड प्रेशर जीएफआर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो आपको रास मैकेनिज्म को बंद करना पड़ेगा ना बच्चों। तो इसको जो कंट्रोल करता है नंबर 3, वो होता है बेटा एएनएफ। इसका फुल फॉर्म है बच्चों एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। यानी बेटा रास मैकेनिज्म और एएनएफ में 36 का आंकड़ा है, ये इसका एंटागोनिस्टिक है। एक तो चीज समझिए, एएनएफ बेटा आपको नाम से हमारा ये हार्ट के जो एट्रिया होते हैं उसकी वॉल से निकलेगा। अब मुझे तो इसका मकसद क्या है, ब्लड प्रेशर जीएफआर कम करना। तो इसका पहला तरीका तो क्या है बच्चों, ये जो एएनएफ है ना, एएनएफ ये जो है रेनिन के ही रिलीज को बंद करवाता है। पहला तरीका तो, ताकि रास मैकेनिज्म बंद हो जाए बच्चों। बेटा एक तो तरीका है एएनएफ जो है रेनिन को रोक देगा ताकि रास मैकेनिज्म बंद, पर उसने जो ब्लड प्रेशर जीएफआर बढ़ा दी है उसको भी तो घटाना पड़ेगा। तो बेटा एएनएफ क्या करता है, वैसो डायलेशन करता है। और याद कीजिए अगर वैसो डायलेशन होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा, जीएफआर कम हो जाएगी। दैट्स इट, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा,
GFR जो है वो कम हो जाएगी। उम्मीद करता हूं 100 में आए बच्चों। और एक और नाम समझा देता हूं बच्चों, इसका नाम है देखो एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। बेटा नेट्रियम का मतलब होता है सोडियम। बेटा वहीं से तो उसका सिम्टम आया ना, सिंबल Na सोडियम। तो ये हार्ट के एट्रिया से निकलने वाला फैक्टर है जो कि यूरिन से सोडियम को एक्सक्रीट करवाता है। नाम है बेटा नेट्रियूरेटिक। तो बेटा समझिए, ये यूरिन से सोडियम को निकलवाएगा बेटा। ये सोडियम को जो है यूरिन से निकलवाएगा। और सोचिए अगर यूरिन में सोडियम जाएगा, बेटा यूरिन के अंदर अगर सोडियम जाएगा तो पीछे पीछे कौन चल जाएगा? वाटर। और शरीर से पानी जाएगा तो ब्लड में पानी कम, ब्लड का वॉल्यूम कम, ब्लड प्रेशर कम और GFR कम हो जाएगी। तो यहां कंप्लीट हुआ बच्चों रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। बेहतरीन समझा दिया है, आपकी आत्मा जानती है बच्चों। एक बार थोड़ा ऑब्जर्व कर लीजिए। रोहित लिख रहा है, बिल्कुल सही लिख रहे हो बेटा आप। इसको पहले रटते थे हम, पर आज पहली बार समझ में आया। रटना क्यों है बच्चों? समझना है। लिखना क्यों है बच्चों? समझना है। तो यहां पर बच्चों रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन हो गया है। तो बेटा हमने 3 मैकेनिज्म पढ़े, एक ADH की मदद से, एक रास मैकेनिज्म और एक ANF। पर इनमें से बेटा किडनी का खुद का कौन सा है, ऑटो रेगुलेशन कौन सा है? वो रास मैकेनिज्म बच्चों। बच्चे सही में लिख रहे हैं सर, यू आर ए मैजिकल टीचर। तो मैं ऐसे थोड़ा ना कहता हूं बच्चों, वेलकम टू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ MJ स्टार सर। चलिए बच्चों, एनसीईआरटी में एक और टॉपिक दे रखा है हीमोडायलिसिस। वो भी मैं आपको समझाता हूं बच्चों, 2 मिनट का टॉपिक है। MJ सर हैं तो टॉपिक 2 मिनट का है ना बच्चों। हीमोडायलिसिस को समझिए बच्चों, 2 मिनट का टॉपिक है। पहली बात तो बच्चों, हमारे ब्लड के अंदर नॉर्मली भी यूरिया होता है बच्चों। हमने समझा काउंटरकंड में ब्लड में नॉर्मली यूरिया होता है। पर अगर ब्लड में यूरिया जरूरत से ज्यादा हो जाए तो फिर वो डिसऑर्डर बच्चों, उसको यूरेमिया कहते हैं। अगर ब्लड में यूरिया एक्सेसिव हो जाए बच्चों, एक्सेसिव यूरिया, एक्सेस यूरिया इन द ब्लड, तो फिर वो डिसऑर्डर बच्चों, इसे कहा जाता है यूरेमिया। बाकी नॉर्मली ब्लड में यूरिया एक्सेस में नहीं होता बच्चों। क्यों? क्योंकि किडनी उसको छान लेती है और यूरिन की मदद से उसको बाहर फेंक देती है बच्चों। अब समझिए, अगर मान लेते बच्चों किसी के अंदर माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी हो जाए, एक एक वर्ड बोलूंगा एनसीईआरटी का बच्चों, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। इसका मतलब अगर किसी की किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, फंक्शन तो कर रही है पर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है। और बेटा सोचिए, अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी, अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी बच्चों, तो ब्लड में यूरिया बढ़ेगा। अब आप समझना बच्चों, मान लेते हैं ये कोई अंकल जी है, मैं तो रफली बनाऊंगा बच्चों, मैं अंकल जी थोड़ा बनाऊंगा। मान लेते हैं कोई अंकल जी है, अगर मान लेते हैं बच्चों इनमें है किडनी फेलियर, मान लेते हैं किडनी फेलियर का केस है, तो जाहिर सी बात है इनके ब्लड के अंदर बेटा यूरिया जो है वो क्या हो चुका है? ज्यादा हो चुका है। बेटा किडनी अगर ढंग से काम नहीं कर रही है, किडनी फेलियर चल रहा है, तो ब्लड में यूरिया बहुत ज्यादा है, तो अंकल को तकलीफ हो रही है। तो या तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवा दीजिए। एक बच्चा लिख रहा है आपके नाम में M का मतलब मिरेकल है। थैंक यू सो मच बेटा, पर ऐसा नहीं है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। सुनिए बच्चों, अगर मान लो बच्चों किसी में किडनी फेलियर है, यानी माल फंक्शन किडनी, किडनी अगर ढंग से काम नहीं करेगी, तो ब्लड में यूरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ब्लड में यूरिया ज्यादा है बच्चों, तो यह आरबीसी को अफेक्ट करता है। और आरबीसी अगर डैमेज हो गए बच्चों, तो हाइपोक्सिया कंडीशन हो जाएगी, डेथ हो सकती है। तो या तो बच्चों किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवा लीजिए, पर आपको पता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन बहुत महंगा भी है, सक्सेस होने की रेट भी बहुत कम है। तो सस्ता सुंदर टिकाऊ जो उपचार है वो क्या है बच्चों? हीमोडायलिसिस।
अब हीमोडायलिसिस में क्या होता है, जो काम किडनी को करना है वो काम हम किसी मशीन से करवा देंगे। 2 मिनट का टॉपिक है बच्चों, देखिए कैसे, सही में 2 मिनट का टॉपिक है। इस तरह से बच्चों एक हीमोडायलिसिंग यूनिट होती है, इस तरह से जो बच्चों एक हीमोडायलिसिंग यूनिट होती है, इसके अंदर बच्चों इस तरह से कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब लगी होती है, कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब, समझिए 2 मिनट का टॉपिक है। इस तरह से बच्चों यहां पर एक कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब होती है। अब समझिए ये जो ट्यूब है ना बच्चों, कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब, पहली बात तो ये थोड़ी बहुत पोरस मान लेते हैं। 2 मिनट का टॉपिक, देखिए कैसे। और बेटा इस सेलोफेन ट्यूब के बाहर जो है यहां पर एक फ्लूइड भरा जाता है, फ्लूइड भरा जाता है। इस फ्लूइड को हम कह देंगे बच्चों डायलाइजिंग फ्लूइड। बेटा टेक्निक का नाम है हीमोडायलिसिस, तो यहां पर फ्लूइड भरा हुआ है, डायलाइजिंग फ्लूइड। एक चीज समझिए, ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है ना बच्चों, इसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो बिल्कुल हूबहू ब्लड प्लाज्मा जैसा रखा जाता है। इसका जो केमिकल कंपोजिशन है बेटा, इसका जो केमिकल कंपोजिशन है हूबहू ब्लड प्लाज्मा जैसा रखा जाता है, एक्सेप्ट फॉर नाइट्रोजनस बेस यूरिया। अब कंसेप्ट आप समझिए बच्चों, बहुत आसान है। हमें क्या करना है, अंकल जी का ब्लड साफ करना है ना, उनकी किडनी नहीं कर पा रही है तो हम साफ कर देंगे, अंकल जी को लौटा देंगे। तो क्या करते हैं, पहले सवाल आता है ब्लड निकाले कहां से। तो बेटा क्या करते हैं, एनसीईआरटी कहती है किसी भी कन्वीनियंट आर्टरी से निकाल लो, क्योंकि आर्टरीज बेटा नॉर्मली डीपली सिचुएटेड होती हैं, और उसके लिए थोड़ा ना बच्चों सर्जरी थोड़ा ना करनी है अंकल जी की, तभी तो वो हीमोडायलिसिस करवाना चाहते हैं। तो एनसीईआरटी कहती है ब्लड ड्रेन फ्रॉम एनी कन्वीनियंट आर्टरी, जैसे बेटा रेडियल आर्टरी, बहुत आसान है, तो किसी भी कन्वीनियंट आर्टरी से निकाल लेंगे। एक एक वर्ड समझा रहा हूं बच्चों एनसीईआरटी का, कन्वीनियंट, जो भी आपको आसान लगे उससे निकाल लो। तो मान लेते हमने क्या किया, अंकल जी के किसी कन्वीनियंट आर्टरी से अपने ब्लड निकाल लिया, ये कन्वीनियंट आर्टरी। बेटा इस ब्लड में यूरिया ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, अगर कम होता तो क्यों निकालते, इसमें ब्लड बहुत यूरिया बहुत ज्यादा है। किसी भी कन्वीनियंट आर्टरी से हमने निकाल लिया बच्चों, किसी भी कन्वीनियंट आर्टरी से। पर समझिए आपने ब्लड जैसे बाहर निकाला वो नेचुरल कंडीशन से बाहर आ गया है, तो अब उसका जो हिपेरिन है ना बच्चों, वो तो नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, वो शायद प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो ब्लड यहां पर क्लॉट हो जाएगा, अंकल जी थप्पड़ मारेंगे, मेरा ब्लड लिया और उसको क्लॉट कर दिया। तो एनसीईआरटी कहती है किसी भी कन्वीनियंट आर्टरी से ब्लड निकालो, पर उसके अंदर क्या डालना है बच्चों, हेपेरिन लाइक एंटीकोगुलेंट। हेपेरिन मत डालना, वो तो पहले से है। एनसीईआरटी कहती है हेपेरिन लाइक, बेटा उसके अंदर जो है हेपेरिन लाइक एंटीकोगुलेंट डाल देंगे ताकि वो जमे ना, ठीक है जी। अब क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, उस ब्लड को जो है इस मशीन के अंदर ऐसे डाल देंगे ऐसे, और वो ब्लड गुजरेगा इस कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब से। पर देखिए अभी इस ब्लड में यूरिया बहुत ज्यादा है, इसमें यूरिया बहुत ज्यादा है, हमें इस यूरिया को बाहर निकालना है, यही तो कंसेप्ट है। तो देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, इस ब्लड में यूरिया बहुत ज्यादा है, पर याद रखो डायलाइजिंग फ्लूइड का केमिकल कंपोजिशन सेम रखा है एक्सेप्ट फॉर यूरिया। तो बेटा ब्लड में यूरिया ज्यादा है, डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया नहीं है या कम है, तो यहां पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया ना बच्चों। तो यूरिया अपने आप जो है बच्चों वो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ निकल जाएगा ना। तो इस सेलोफेन ट्यूब में जो अंकल जी का ब्लड है उसका जो यूरिया है वो डायलाइजिंग फ्लूइड में आने लग जाएगा, तो अंकल जी के ब्लड में यूरिया कम होने लग जाएगा, ऐसा कुछ। पर एक चीज समझिए, अभी डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया आने लग जाएगा तो डायलाइजिंग फ्लूइड बेकार होने लगेगा, तो हम क्या करते हैं, एक तरफ से ऐसे बेटा यूरिया वाला लिख रहा हूं मैं ऐसे, यूरिया वाला डायलाइजिंग फ्लूइड निकालते रहते हैं, और एक तरफ से हम क्या करते हैं, फ्रेश जो डायलाइजिंग फ्लूइड है वो डालते रहते हैं ऐसे कुछ। तो इधर से आप यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड निकालते रहो, फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड डालते रहो, ताकि इस डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया हमेशा कम रहेगा, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहेगा। तो अंकल जी के ब्लड से क्या निकलता रहेगा, यूरिया निकलता रहेगा बस इधर से। और देखो जब यूरिया निकल गया होगा तो फाइनली अंकल जी का ब्लड जो इस मशीन से बाहर आएगा उसमें यूरिया क्या हो चुका होगा बच्चों, कम हो चुका होगा, दैट्स इट बस। तो जो काम बच्चों किडनी को करना था वो काम किससे करवाया जा रहा है बच्चों, एक मशीन से करवाया जा रहा है, यही तो टेक्निक कहलाती है हीमोडायलिसिस। बस कंसेप्ट यही है, आपको यहां पर हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को यूज कर रहे हैं बच्चों। अंकल जी के ब्लड में जो है यूरिया है, डायलाइजिंग फ्लूइड में नहीं है, तो यूरिया जो है वो अपने आप बाहर आ जाएगा, बस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। पर एक चीज समझिए, अब आपने ब्लड साफ तो कर दिया पर इसको लौटाना भी तो है अंकल जी को, पर समझिए निकालते आर्टरी से हैं, लौटाते समय बच्चों वेन में लौटाना होता है, वेन में, आर्टरी में मत लौटा देना, क्योंकि आर्टरी में आपको पता है ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और अगर आपने आर्टरी में लौटा दिया तो ब्लड प्रेशर और ज्यादा हो जाएगा, आर्टरी रप्चर हो सकती है, हेमरेज हो सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो निकाला आर्टरी से, लौटाएंगे वेन में,
तो इसलिए लौटाते समय बच्चों किसी कन्वीनियंट वेन से। पर देखिए आपने इसके अंदर हिपेरिन जैसा कुछ डाला था तो उसको भी तो न्यूट्रलाइज करना है, तो एनसीईआरटी कहती है इसमें एंटी हिपेरिन डाल देंगे बस। मतलब अंकल जी को लौटाने से पहले उसमें एंटी हिपेरिन डाला जाएगा बस, और अब ये जो ब्लड है वापस से पहुंचा देंगे। ये होता है बच्चों हीमोडायलिसिस। और ध्यान रखिएगा हीमोडायलिसिस जो है बच्चों ये किडनी फेलियर का अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपको पता है किडनी थोड़ा ठीक किया आपने, ब्लड निकाला, साफ किया, लौटा दिया। अब अंकल जी के अंदर मेटाबॉलिज्म चलेगा तो ब्लड फिर से गंदा होगा, उसमें यूरिया फिर बढ़ेगा, और किडनी काम थोड़ा ना कर रही है, तो ब्लड फिर से गंदा हो जाएगा। 2-3 दिन बाद फिर हीमोडायलिसिस कराना पड़ेगा। तो याद रखिएगा किडनी फेलियर का जो परमानेंट सॉल्यूशन है बच्चों वो तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है। क्या है बच्चों? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। पर फिर भी बच्चों आपको पता है जो हीमोडायलिसिस है ये सस्ता, सुंदर, टिकाऊ उपचार है। तभी तो एनसीईआरटी कहती है हीमोडायलिसिस हैज प्रूव्ड टू बी द बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेटा ये हीमोडायलिसिस में लास्ट लाइन लिखी हुई बच्चों। इसका मतलब बच्चों इस दुनिया में हजारों की तादाद में जो यूरेमिक पेशेंट्स है, यूरेमिक पेशेंट, उनके लिए बेटा ये जो टेक्निक है एक वरदान के रूप में साबित हुई है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया है बच्चों। एनसीईआरटी का पूरा पैराग्राफ बच्चों दिस इज ऑल अबाउट हीमोडायलिसिस। बेटा इस चैप्टर में सिर्फ अब डिसऑर्डर्स बचे हैं बच्चों, आराम से डिस्कस करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। बून का मतलब होता है बच्चों वरदान। पहले हिपेरिन जैसा कुछ डाला ताकि वो क्लॉट ना हो जाए, पर आपने जो हिपेरिन जैसा कुछ डाला बाद में उसको न्यूट्रलाइज भी तो करना पड़ेगा ना बच्चों, तो फिर बाद में एंटी हिपेरिन डालते हैं। प्रणव ने पूछा, मैंने आंसर दे दिया। रेनिन जो है बच्चों वो ब्लड की मदद से ट्रेवल हो रहा है तो हार्मोन है, और वो एंजियोटेंसिनोजिन जो प्रोटीन है उसको तोड़ रहा है, तभी तो एंजियोटेंसिन 1 बन रहा है, तो वो एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के तौर पे काम कर रहा है। इमरान के क्वेश्चन का आंसर दे दिया। भव्या कह रही है पहली बार समझ में आया, सही बात है ये। इस चैप्टर में बच्चों आप सिर्फ डिसऑर्डर्स बचे हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। एक बच्चा लिख रहा है सर रास मैकेनिज्म बता दीजिए। बेटा आप थोड़ा सा सोकर उठिए एक बार और फिर आप देख सकते हैं आराम से। एक बच्चा लिख रहा है कि सर रास मैकेनिज्म बता दीजिए, तो मैं कहना चाहूंगा थोड़ा सा नींद से जागिए। एक बच्चा लिख रहा है यू आर बून फॉर अस, और ये सच्चाई है बच्चों। कुछ बच्चे ये भी लिख रहे हैं कि सर आपका पूरा नाम क्या है। ऐसे ये नीट के सिलेबस की बात नहीं है बच्चों, और फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं वो डिस्कस कर लेता हूं बच्चों। समय है डिस्कस कर लेता हूं, नीट के सिलेबस की बात नहीं है बच्चों। वेलकम टू एमजे टॉक्स। आज यही डिस्कस कर लेते हैं बच्चों कि एमजे सर का पूरा नाम क्या है। हर चीज का लॉजिक है बच्चों। वैसे ऐसा कहा गया है, शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, पर बच्चों नाम में रखा होता है सोच समझकर वो नाम रखना चाहिए। तो आज बच्चों एमजे टॉक्स के माध्यम से एमजे सर जो हैं वो अपने नाम को लेकर चर्चा कर लेंगे। हमें पता होना चाहिए ना, पूरे सेशन हम किसी टीचर से पढ़ लें और लास्ट में ऐसा होता है उनका नाम ही नहीं पता होता बच्चों को। तो मेरा नाम आपको पता होना चाहिए बच्चों। एमजे का मतलब है मंजेश जैन। एमजे का मतलब बच्चों मंजेश जैन। इसका भी लॉजिक मैं आपको बता देता हूं बच्चों। हर चीज का लॉजिक है बच्चों, नाम में रखा होता है। आपके जो टीचर्स हैं ना बच्चों, उनके नाम भी आपको मालूम होने चाहिए। इसमें गलत क्या है बच्चों? पेरेंट्स का नाम मालूम होना चाहिए, तो अपने जो गुरु हैं, जो टीचर्स हैं, उनका नाम मालूम होना चाहिए ना बच्चों। तो आपके जो एमजे सर हैं उनका पूरा नाम है बच्चों मंजेश जैन। मैं आपको बता देता हूं, ये जो वर्ड मंजेश है बच्चों, ये भी एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है मंजूषा।
हर चीज का लॉजिक है बच्चों। जो मंजेश शब्द है ये एक शब्द से डिराइव हुआ है, मंजूषा। और मंजूषा जो है वो एक बहुत पुरानी देवी का नाम हुआ करता था, गॉडेस का। जैसे बेटा आपने सुना होगा मंडाला आर्ट होती है, मंजूषा भी आर्ट होती है। जैसे मंडाला आर्ट होती है बच्चों, मंजूषा भी आर्ट होती है। और मंजूषा आर्ट में बहुत सारे सांप बनाए जाते हैं, सर्प बनाए जाते हैं बच्चों। तो एक गॉडेस हुआ करती थी, उनका नाम था मंजूषा। तो वहां से ये शब्द आया है मंजेश। बेटा मंजूषा जो है वो एक गॉडेस हुआ करती थी और उनके पास जो है एक जादुई छड़ी हुआ करती थी, मैजिकल वॉन्ड। और उनकी खास बात ये थी, वो उस जादुई छड़ी को जिसके भी ऊपर से घुमा देती थी उसको अपने वश में कर लेती थी। तो हमारे पेरेंट्स को ऐसा लगा कि हमारा जो बच्चा है ये भी आगे चलकर लाखों को जो है वश में करेगा, उनको अपना दीवाना बनाएगा। तो उन्होंने मेरा नाम रख दिया मंजूषा। क्या नाम रख दिया बच्चों? मंजूषा। पर हम तो बच्चों हिंदुस्तानी लोग हैं ना, गांव में पले बड़े हैं। तो इसलिए जब मैं घूमता था तो गांव के बच्चे चिढ़ाने लगे, मंजू आ गई है, मंजू आ गई है। और दुर्भाग्यवश वो जो नाम है मेरी मम्मी के नाम के साथ मैच होता है बच्चों। मेरे लिए सौभाग्य है। और जो मंजूषा है, बच्चे चिढ़ाने लगे गांव के अंदर, मंजू आ गई। तो वो जो नाम है बच्चों वो मेरी मम्मी का भी नाम है। तो इसलिए बाद में मंजूषा को चेंज कर दिया, मंजेश कर दिया। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे बच्चों तो ये निकल कर आता है मन प्लस जय प्लस ईश। मन प्लस जय प्लस ईश, मन को जीतने वाला ईश्वर। बेटा गुरु जो होते हैं वो ईश्वर के समान होते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। तो आप ईश्वर ना सही, आप बड़ा भाई मान सकते हैं, आप टीचर मान सकते हैं। तो इसलिए इस नाम का अर्थ है मन को जीतने वाला ईश्वर। तो वैसे बच्चों ये नीट के सिलेबस की बात नहीं है, पर बच्चों ने कहा तो मैंने आपको बता दिया है। तो MJ स्टैंड्स फॉर मंजेशडेन। ये डिराइव हुआ है मंजूषा से, जिसको बदल कर बाद में मंजेश कर दिया गया। मन प्लस जय प्लस ईश, मन को जीतने वाला ईश्वर। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि मैं आपके मन को जीत पा रहा हूँगा, पर मज़ा तब आएगा जब रिजल्ट लाकर आप हमारे मन को जीतेंगे, तब जाकर हमें ज़्यादा सुकून मिलेगा, ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज का ये बेहतरीन लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसी ख्याल के साथ आज के लेक्चर को यहाँ पर एंड करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी करेक्शंस होंगे आपके MJ सर आपको ज़रूर शेयर करेंगे। तो बच्चों अगली क्लास में हम जो है डिसऑर्डर्स वाले पोर्शन पर चर्चा करेंगे और फिर हम शुरू करेंगे बच्चों बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। थैंक यू सो मच बच्चों।